अनम्यूट करके स्टैंड पे रखिए, स्टैंड में आवाज आ रही है? बता दी। हाँ जी सर। और शेयर हो रहा है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये कैसे होगा? तो शेयरिंग कहाँ वहां पे से है? तो हट गया शेयर। यहाँ से तो हट गया। अभी रिकॉर्डिंग कहाँ? रिकॉर्डिंग मैडम मंजू ज्वाइन कर चुकी हैं, स्वागत है उनका। और विष्णु प्रकाश सक्सेना भी ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी अदर ज्वाइन कर चुके हैं। और कोई आए तो नहीं है? धनंजय नहीं आया? नहीं, आवाज आ रही है ना? यस सर। हेलो? आ रही। चलिए, अब देर हो गई, थोड़ा सा प्रार्थना से शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा, उसके बाद 3 बार योग का उच्चारण, ओम का उच्चारण, और उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर भजे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाने। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। भाई, कक्षा में, क्लासेस में डॉक्टर जया गोयल भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग नमस्कार।
नमस्कार। ये हम लोग समवायी क्लासेस शुरू करने के पहले जो हमारे एस्पस के 3 मनीषी हैं, ब्रह्मलीन MP खेमका सर, और वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और SS सर, आप सब जो एपेक्स बॉडी के चेयरपर्सन हैं, उनके प्रति हम लोग श्रद्धावंत हो रहे हैं। और एस्पस में इन 3 मनीषों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग उन गुरुओं से सीखा है और इसके अतिरिक्त भी अन्य गुरुओं से जो हमने सीखा है उसको हम मानवता के कल्याण के लिए जन जन जागरण अभियान के अंतर्गत अपने बीच और अपनों के माध्यम से पूरे संसार को यह बताना चाहते हैं कि चिकित्सा विधा अच्छी है और इसको आप सस्ते में भी प्रयोग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एस्पस का उद्देश्य है उसी उद्देश्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं समवायी फाउंडेशन के माध्यम से। उसी कड़ी में हम लोग अपने ही लोगों के बीच में उसकी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा दोनों के बारे में जानकारी देते हैं। आज हमारे बीच में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 5 शू पॉइंट्स पढ़ाने के लिए मैडम मंजू गुप्ता उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार सर। और नमस्कार। और उनके लिए आगे कह रहा हूं कि उनको इनवाइट कर रहा हूं कि वो अपने 5 शू पॉइंट्स पर आगे अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार सभी को। आज हमारा चैप्टर है 5 शू पॉइंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स में पढ़ा था हमने कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, काष्ठ, अग्नि, अर्थ, पृथ्वी, धातु और जल से। तो ये 5 तत्व हमारे ऑर्गन से कैसे संबंधित है ये हमने पिछली क्लास में जाना था। आज हम जानेंगे कि 5 शू पॉइंट क्या होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमने 12 अवयव मुख्य रूप से बताए, चाइनीज ने मुख्य में बताए गए कि मुख्य रूप से 12 ऑर्गन बताए गए। तो इन 12 ऑर्गन से संबंधित 12 मेरिडियन होती हैं और जिस तरह के 12 मेरिडियन होती हैं तो ये 12 मेरिडियन क्या होती हैं? 12 मेरिडियन हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पथ होती हैं। जो हमारे शरीर में की या ऊर्जा या ची बताई गई वो इन 12 मेरिडियन के में ही प्रवाहित होती है। ये 12 मेरिडियन बताए गए, इन 12 मेरिडियन में वही ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है। अब इन 12 मेरिडियन में जो ये 5 शू पॉइंट, प्रत्येक मेरिडियन में 5 शू पॉइंट बताए गए हैं। अभी शू पॉइंट्स क्या होते हैं कि इनका हम जैसे हमारे 5 शू पॉइंट बताए गए मेरिडियन में और 5 तत्वों से संबंधित 6 एनर्जी बताई गई हैं और इसी 6 एनर्जी के आधार पर हम से संबंधित 12 ऑर्गन, यानी कि एक एनर्जी से हमको 2 ऑर्गन से जोड़ा गया है। एक एनर्जी को 2 ऑर्गन से जोड़ा गया है और इन्हीं 12 ऑर्गन से संबंधित 12 मेरिडियन भी हैं। अब मुख्य रूप से 12 ऑर्गन से रिलेटेड जो मेरिडियन है उनका नाम उसी ऑर्गन से जोड़ा गया है। जैसे स्टमक ऑर्गन से स्टमक मेरिडियन जोड़ी गई, लीवर मेरिडियन से लीवर ऑर्गन से लीवर मेरिडियन जोड़ी गई। इस प्रकार 12 ऑर्गन जो मुख्य रूप से 12 ऑर्गन बताए हैं उससे 12 मेरिडियन जोड़ी गई हैं। और ये यिन और यांग, हमारे ऑर्गन को यिन और यांग हमने जैसे बताया था, यिन और यांग ऑर्गन की संज्ञा दी गई है। 6 हमारे यिन ऑर्गन और म्यूट नहीं है उनका। और लोग म्यूट कर लें, और लोग म्यूट हो जाए। सक्सेना जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को। सक्सेना जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। हाँ मैडम। 6 यिन ऑर्गन बताए हैं और 6 यांग ऑर्गन बताए गए हैं।
तो इस प्रकार 12 मेरिडियन हो गई और 6 यिन ऑर्गन, 6 यांग ऑर्गन है। अब इन 12 मेरिडियन पर हमें ये 5 पॉइंट, प्रत्येक मेरिडियन में ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड 5 पॉइंट ही 5 शू पॉइंट कहलाते हैं। हर मेरिडियन पर 5 पॉइंट होंगे जो कि हर तत्व को रिप्रेजेंट करेंगे, वही 5 शू पॉइंट कहलाते हैं। इस प्रकार 12 मेरिडियन पर 5 शू पॉइंट होने से ये 60 पॉइंट्स हो गए और इन्हें हम 60 कमांड पॉइंट्स भी कहते हैं। और इन 60 कमांड पॉइंट्स का प्रयोग करके मेरिडियन में ऊर्जा का 5 तत्वों का संतुलन कर सकते हैं। इन 5 शू पॉइंट को का उपयोग करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन सी ऊर्जा कम या ज्यादा हुई है, इन मेरिडियन पर इन 5 शू पॉइंट से का प्रयोग करके ही हम एनर्जी का बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये सभी इसके जो हमारे शरीर में 3 यिन मेरिडियन जो कि जिनका अंतिम बिंदु नाखून के पास होता है, सभी इनका एक अंतिम बिंदु होता है। वो अंतिम बिंदु यिन मेरिडियन का हाथ के नाखून के पास होता है। अंतिम बिंदु हाथ के उंगली के नाखून के पास ही होता है। और यांग मेरिडियन का भी अंतिम बिंदु पैर के नाखून के हाथ के नाखून के पास होता है। इस प्रकार 3 यिन 3 यांग हाथ में के अंतिम बिंदु पे पाए जाते हैं और 3 यिन और 3 यांग पैर के अंतिम बिंदु पर पाए जाते हैं। ये जिन्हें कि हम जिंगवेल कहते हैं, ये बिल्कुल नाखून के पास ही पाए जाते हैं सभी बिंदु, जिन्हें जिंगवेल बिंदु कहा जाता है। और ये इस प्रकार हम देखेंगे कि ये इसकी एक खासियत ये है, ये 5 शू पॉइंट हमारे शरीर में नाखून के पास से शुरू होकर हाथ में कोहनी तक ही मिलते हैं 5 शू पॉइंट, और नीचे पैरों में पैर के नाखून के पास से शुरू होकर नी तक ही पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। मतलब जो ये 5 शू पॉइंट पाए जाते हैं वो सिर्फ यहीं तक ही पाए जाते हैं, उससे ऊपर शरीर में कहीं भी ये 5 शू पॉइंट नहीं मिलते हैं। जिससे कि यदि हमें इसका इलाज क्लासिक पर यानी कि बॉडी पर भी करना है, तो इससे ट्रीटमेंट करना है, तो हम इसको आसानी से बॉडी पर भी कर सकते हैं, शरीर पर भी कर सकते हैं। और हमें चाइनीज में ब्योल बताया गया है। ब्योल यानी कि हाथ पे, हमारे हाथ पे ही हाथ भी बताया गया है और पैर भी बताए गए हैं। तो इन हाथ और पैरों पे मेरिडियन के हिसाब से हम इनका ट्रीटमेंट इन उंगलियों पर भी आराम से कर सकते हैं और पैरों की उंगलियों पर भी आराम से कर सकते हैं। और अब हम जैसे हमारी 12 मेरिडियन से हम शुरुआत करते हैं। जैसे यिन मेरिडियन है, तो यिन मेरिडियन हमारी लंग्स है, हार्ट है, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर लंग्स का अंतिम बिंदु होगा यहाँ पर, और वो जिंगवेल पॉइंट कहलाएगा, और इसका अंतिम बिंदु हार्ट का भी होगा, और इसका पेरिकार्डियम का होगा और हार्ट का होगा। तो यहाँ ये अंतिम बिंदु ही जिंगवेल पॉइंट कहलाता है, हमने बताया पहले। और एक मिनट बताया, हमें से कैसे बताएंगे हम सभी यिन मेरिडियन के यिन ऑर्गन के जो यिन मेरिडियन कहलाती हैं, उसका अंतिम बिंदु होगा उसका जो अंतिम बिंदु होगा वो हमें सब अंतिम बिंदु यिन मेरिडियन का हाथ में होगा। वो हमारा विंड से शुरू होगा। उसका पहला बिंदु वुड को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी एनर्जी होगी विंड होगी। और यांग मेरिडियन का जो पहला बिंदु होगा वो मेटल, यानी उसकी एनर्जी ड्राइनेस होगी, उसकी एनर्जी ड्राइनेस होगी। और यांग मेरिडियन का पहला बिंदु मेटल से शुरू करेंगे हम। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में बताते हैं, जैसे लंग्स मेरिडियन है, लंग्स मेरिडियन यिन मेरिडियन है। तो लंग्स मेरिडियन शुरू होती है और उसका अंतिम बिंदु यहाँ पर LU11, क्लासिकल में LU11
यहाँ पर आता है, यहाँ पर पाया जाता है इस अंगूठे के इस पॉइंट पर क्लासिकल में माना जाता है लंग्स मेरिडियन का अंतिम बिंदु LU11। तो ये LU11 जो होगा वो इसका वुड पॉइंट होगा, यानी कि विंड एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी विंड होगी, पॉइंट वुड होगा। तो ये वुड पॉइंट हो गया। और इसी प्रकार इसका दूसरा बिंदु हीट पॉइंट होगा। और यांग मेरिडियन में जो अंतिम बिंदु जो पाया जाएगा वो पैरों में उसका फर्स्ट पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा जैसे हमने पाया कि एक मिनट स्टमक मेरिडियन ले ली हमने यांग मेरिडियन में। तो स्टमक मेरिडियन का ST45 जो बिंदु होगा वो उसका लास्ट बिंदु होगा और वो पैरों में पाया जाएगा। और वो होगा हमारा ड्राइनेस का मतलब मेटल का बिंदु होगा वो ST45। वो तो यांग में ड्राइनेस से शुरू करेंगे, यानी कि मेटल पॉइंट से शुरू करेंगे, और यिन में हम विंड से वुड पॉइंट से शुरू करेंगे। ये इसकी विशेषता होगी, इस तरह चलेंगे। और इसमें जिंग वेल पॉइंट बताए गए शू पॉइंट में, 5 शू पॉइंट में जिंग वेल पॉइंट बताए गए। सभी जिंग वेल पॉइंट हाथ की या पैर की उंगलियों नखूनों के पास स्थित होते हैं। और ये बता दिया यिन मेरिडियन में सभी जिंग वेल पॉइंट उस मेरिडियन के अंतिम बिंदु होते हैं। पैरों में यिन मेरिडियन के सभी जिंग वेल पॉइंट उस मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं, जैसे ST1, लीवर 1 और K1। और हाथ में यांग मेरिडियन के सभी जिंग वेल पॉइंट उस मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं, जैसे LI1, TW1 और SI1। पैर में यांग मेरिडियन के सभी जिंग वेल पॉइंट उस मेरिडियन के अंतिम बिंदु होते हैं, जैसे ST45, GB44 और UB67। अब इन 5 शू पॉइंट को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक अंधेरे कमरे में रहते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ एक स्विच बोर्ड होता है जिससे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, फैन ऑन ऑफ करते हैं, AC ऑन ऑफ करते हैं। तो ये 5 शू पॉइंट इसी प्रकार हमारे शरीर में जैसे 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हुए हैं। जैसे हमें AC ऑन करना है तो AC वाला बटन ऑन करेंगे तो ज्यादा मतलब ठंडक दे देगा, और हमें लाइट जलानी है तो हमें लाइट वाला बटन ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जैसे हमें एक स्विच बोर्ड होता है उससे हम देते हैं, उसी प्रकार ये 5 शू पॉइंट भी हमारी बॉडी में मेरिडियन पर एक स्विच बोर्ड की तरह है, जहां पर कि हमें चीज की कमी या अधिकता होगी वहां उस स्विच बोर्ड को हम मतलब उस स्विच बोर्ड पर हम घटा या बढ़ाकर एनर्जी का फ्लो को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से एग्जाम्पल हुआ। और इसमें फिर यांग स्प्रिंग पॉइंट बताए गए हैं, इसमें युआन स्प्रिंग पॉइंट बताए गए हैं। तो जो यिन ऑर्गन का फायर पॉइंट होगा, जैसा कि हमने बताया कि वुड से शुरू होगा, और सेकंड पॉइंट होगा यांग स्प्रिंग पॉइंट में फायर पॉइंट होगा। तो यिन ऑर्गन का फायर पॉइंट होगा तो यांग ऑर्गन का वो वाटर पॉइंट होगा, क्योंकि ड्राइनेस के बाद वाटर आता है तो वाटर पॉइंट होगा। इसी प्रकार तीसरा है जिंग रिवर पॉइंट है, तो यिन ऑर्गन का जो मेटल पॉइंट होगा वो यांग ऑर्गन का फायर पॉइंट होगा। और फिर चौथा है तीसरा शू स्ट्रीम पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट। जो यिन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट होगा वो यांग ऑर्गन का वुड पॉइंट होगा। चौथा है जिंग रिवर पॉइंट, जो यिन ऑर्गन का मेटल पॉइंट होगा वो यांग ऑर्गन का फायर पॉइंट होगा। और पांचवा है ही सी पॉइंट, यिन ऑर्गन का वाटर पॉइंट होगा, यांग ऑर्गन का अर्थ पॉइंट होगा। इस प्रकार हम देखते हैं यान और यिंग और का इसमें बहुत महत्व है। अब जैसे हम इसमें एक लंग मेरिडियन को लेते हैं, लंग मेरिडियन का हमने LU11 बताया, LU11 वुड पॉइंट है। जैसा कि वुड मतलब विंड, एनर्जी उसकी है विंड। और जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब लंग्स में विंड एनर्जी बढ़ी गई है, बढ़ी हुई है, हम ये मानेंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, विंड एनर्जी को कम कर देंगे। कम करने के बाद आप देखेंगे कि उसको खांसी में बहुत आराम मिल गया है। इस प्रकार उस विंड के बाद आता है हीट पॉइंट।
हीट पॉइंट में अगर हम देखेंगे कि किसी को बहुत ज्यादा ड्राई कफ हो रहा है, एकदम सूखी सूखी खांसी हो रही है, ऐसे बहुत ड्राइनेस लग रही है, मतलब वो ड्राइनेस नहीं सॉरी हीट लग रही है, बहुत ज्यादा सूखी सूखी खांसी, मतलब हीट के कारण उसका कफ जम गया है। जैसे हम ज्यादा गर्म दवाई वगैरह ले लेते हैं खांसी के समय पे तो जम जाता है। तो उसमें भी हीट पॉइंट को भी हम अगर सीडेट करें और उसके एक पॉइंट को भी सीडेट करें तो उससे भी हमें खांसी उसमें बहुत आराम पड़ेगा, सूखी खांसी में काफी आराम पड़ेगा। और ऐसे में जैसे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं तो लंग्स में पानी बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है स्नीजिंग होने लगी है, तो उसमें भी हम वाटर पॉइंट को सीडेट करके काफी आराम पा सकते हैं। इस प्रकार देखें, इसी प्रकार जो 5 एलिमेंट्स हैं इस मेरिडियन पे दिए गए हैं, 5 शू पॉइंट कहलाते हैं, जो कि उनको हम कम ज्यादा करके अपने बीमारियों का इलाज आराम से कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे हमने देखा स्टमक में देख सकते हैं हम कि बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं, बहुत ज्यादा बेल्चिंग हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है वो, तो खाना नीचे ना जाके ऊपर अपोजिट साइड में आ रहा है, ऊपर डकारे, मतलब क्या हो रहा है, विंड बढ़ गई है उसकी, वो ऊपर की डकारा है। तो उसमें भी हम स्टमक में, मैं यांग का बता रही हूँ इसलिए पहले इनका एग्जाम्पल दिया, यांग का बता रहे हैं कि स्टमक में हम स्टमक का जो विंड पॉइंट होगा वो होगा, एक मिनट, ST45 ST36 से, तो उसके विंड ST45 एक मिनट सर ST40 उस पे हम सीडेट करके उसको विंड को कम कर सकते हैं, विंड पॉइंट पे स्टमक के, स्टमक का विंड पॉइंट होगा 41 होगा, एक मिनट सर, सॉरी सर ST41 ही होगा शायद। तो इस प्रकार हम इन 5 शू पॉइंट के द्वारा हम अपने बीमारियों का इलाज बहुत आराम से कर सकते हैं। और हमें एक चीज और देखनी है कि यहाँ से हमारी एनर्जी यिन में ये ऐसे जाती है और यांग ऐसे नीचे ऐसे आती है, डोर्सल साइड से आती है और यहाँ जाती है, यहाँ पर अंतिम बिंदु होते हैं, यहाँ पर सब नर्व एंडिंग होते हैं, फिर ये यांग साइड से नीचे की ओर आती है और फिर यहाँ से यांग में यहाँ पर शुरू होंगे वो पॉइंट, यांग मेरिडियन के पॉइंट शुरू होंगे और ऐसे जाते हुए वो सारे इधर हमारे जो यांग मेरिडियन के पॉइंट शुरू होंगे वो यहाँ आकर आके हमारे फेस पे खत्म होते हैं अधिकतर तीनों पॉइंट। जैसा कि हमने देखा है LI मेरिडियन का LI1 से शुरू होगा, यहाँ से LI1 यहाँ से शुरू होगा, ये ब्योल में हम बता रहे हैं सब, ब्योल में यहाँ से शुरू होकर और वो LI1 हमारा नाक के पास जाके खत्म होता है, और दूसरा SI1 यहीं से इस साइड से शुरू होता है तो वो जाके हमारे कान के पास खत्म होता है, सारे हमारी एंडिंग इसकी फेस पे खत्म होती है। ऐसे ट्रिपल वार्मर यहाँ से यांग मेरिडियन में शुरू होता है और इसकी एंडिंग जाकर आंख के पास खत्म होती है, तो इनकी सबकी एंडिंग जाके आंख के पास फेस के पास खत्म होती है। और ऐसे पैरों की जो मेरिडियन होती हैं फिर वो यहाँ से ऐसे आते हुए पैरों से आते हैं, यिन मेरिडियन ऐसे आती हैं तो उनकी एंडिंग पैरों पे खत्म होती है यिन मेरिडियन की। मैं इसको समझाना चाहती हूँ आपको, जैसे कि जो हमारे यहाँ चेस्ट से शुरू होती हैं अधिकतर, जैसे स्प्लीन मेरिडियन हुआ, लीवर मेरिडियन हुआ, उसकी एंडिंग लीवर 1, SP1 और किडनी 1, ये सब पैर के अंगूठे के पास, और एक किडनी 1 है जो पैर के तलुए में जाकर खत्म होता है। ये यिन मेरिडियन की जहां से शुरू होके एंडिंग पैर के नखूनों के पास ही खत्म होती है। तो और फिर यहाँ से ये यांग शुरू होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये स्टमक मेरिडियन हो गई और ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन हो गई, इनकी एंडिंग यहाँ पर होती है और ये इनके अंतिम बिंदु होते हैं वो जिंगवेल पॉइंट होते हैं यांग मेरिडियन के पैरों में जो होता है, ये पैर है ना हमारा, ये हमारा हाथ है चाइनीज के मेरिडियन के हिसाब से ब्योल में, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है। और सर ऐसे प्रत्येक मेरिडियन में 5-5 शू पॉइंट होते हैं और हर मेरिडियन में
इन 5 शू पॉइंट की अपनी अपनी अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा किसी का भी इलाज करने से पहले कि किस ऑर्गन से रिलेटेड वह बीमारी है और उस ऑर्गन में क्या चीज कम हुई है, क्या चीज ज्यादा हुई। इस 5 शू पॉइंट के द्वारा ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हर ऑर्गन से रिलेटेड, प्रत्येक ऑर्गन से। और हर प्रत्येक ऑर्गन से रिलेटेड जो मेरिड है ना, उस पर वो 5 शू पॉइंट है, उस 5 शू पॉइंट पर हम उसका इलाज कर सकते हैं। सर और जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे बसंत ऋतु में एकाएक जोरों की आंधी चलने लगती है, तो शरीर में कोई रोग एकाएक बसंत ऋतु की आंधी के समान आए और एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति बन जाए तो तत्काल जिंक वेल पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। और जैसे गर्मी में जोरों की गर्मी पड़ने पर लू लग जाती है और विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ज्वर होकर पित्त आदि अन्य किसी कारण से शरीर में लू लगने के कारण सामान्य लक्षण प्रकट हो तो यांग स्प्रिंग पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश आने पर ह्यूमिडिटी बढ़ने से गर्मी सर्दी खांसी सांस आदि की तकलीफें बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार के लक्षण शरीर में प्रकट होने पर जिंक रिवर पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। जब लेट समर ऋतु में वातावरण में लू कम हो जाती है तो हॉटनेस बढ़ जाती है, तब शरीर में नमनेस अथवा रूमेटिक तकलीफें बढ़ने लगती है, ऐसे में शू स्टीम पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। जब जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है तो सर्दी अधिक बढ़ जाने के कारण यूटिकेरिया में ओडिमा एचबीपी हाई बीपी कैंसर नी एंड एल्बो जॉइंट के पेन में रूप में प्रकट होते हैं। तो जब हमें तो ऐसे में हीसी पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। ये हमें एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि हर मौसम के अनुसार अगर हमें कुछ ऐसी परेशानी आती है, एक्यूट कंडीशन में आती है, तो हमें किस किस पॉइंट पर कैसे कैसे उपचार देना चाहिए, सीजन के हिसाब से ये हमें बताया गया है। सर जी मैडम। और सर और सर पॉइंट्स बता सकते हैं इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए, जैसे इसमें बताए हैं। हाँ पॉइंट जैसे एक पॉइंट जो कि मेरा बहुत आजमाया हुआ है शू पॉइंट ही है कि जैसे किसी को बस में जाते समय बहुत से लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है और वो मतलब वो सोच जैसे बस में बैठने लगते हैं उनको लगता है कि हमें वॉमिटिंग होगी, और मैक्सिमम लोगों को मतलब होती भी है, जिनको उनको पहले से आता है, तो उनको GB34 और ST36 दोनों पर अगर आप मेथी दाना भी लगा देते हैं तो उससे बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं आती है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है। और ST36 तो बहुत ही अच्छा बिंदु है, मतलब वो कॉन्ट्रावेक्शन को रोकता है। तो वॉमिटिंग क्या है, कॉन्ट्रावेक्शन है, मतलब ऊपर की तरफ आता है सब। तो उसके लिए सबसे अच्छी है ये ST36 और GB34 दोनों हाथों में अगर लगा दें और पेशेंट उसको दबाता हुआ चला जाए तो बिल्कुल भी उसको उल्टी होने का कोई चांस नहीं रहता, बिल्कुल भी। और ऐसे ही फीवर में हम देखते हैं LI11 जो है वो बुखार के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है फीवर के लिए। जैसे फीवर किसी को बहुत तेज होता है तो हम LI11 लगा देने से वहां पर उसमें बुखार एकदम कंट्रोल हो जाता है, किसी को भी बहुत ज्यादा फीवर हो तो। और TW6 का भी हमारे पर है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा कभी कभी सिर दर्द या बहुत लगता है कि गैस बन के बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ रही है, तो TW6 लगाने पर भी उसको सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है, TW5 और 6 दोनों लगाने से। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं 5 शू पॉइंट्स के अंदर में ही आते हैं जो कि हमारे हाथ में ही पाए जाते हैं और हम इनको बहुत आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हैं।
मतलब बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। इनको ब्योल में बताए गए हैं और इनकी लोकेशन यदि हम प्रॉपर ब्योल में बताएं तो उसके लिए तो चार्ट वैसे है, तो चार्ट में बताएं या तो बताएं। चार्ट कॉपी सबमिट कर दी जाएगी। हाँ जी, चार्ट में सभी ब्योल में है और क्लासिकल के लिए तो थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं सर हम। क्लासिक पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर मेरिडियन का बताना पड़ेगा। सर बस इतना ही बता पाएंगे हम। कोई बात नहीं, देखिए हम केवल जनरल बता दें, उसके बाद फिर उनका समय भी हो रहा है 10 मिनट बाद भी। अभी एक इसका एक क्लास अभी डॉक्टर जया गोयल बाद में लेंगी। हाँ जी सर। 5 शू पॉइंट में बेसिक रूप से केवल समझ लीजिए कि शू पॉइंट्स हैं क्या। हाँ जी, बेसिक रूप से बता दें आपको कि शू पॉइंट है क्या। शू पॉइंट का जो अर्थ है वो ये है कि वो ट्रांसफर एनर्जी को या जल को, तरल को हमारे शरीर से बॉडी फ्लूइड्स, हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स हैं और हम लोग बीएचबी में पढ़ रहे थे कि लिम्फ से लेकर के सीएसएफ से लेकर के नाक के श्राव से लेकर के और पसीने से लेकर के सारी चीजें तरल है, उस शरीर में मौजूद है। और हम लोग सब पढ़ रहे थे कि 60% से अधिक जो है हमारा शरीर में तरल है। अब ये सब इनका अर्थ क्या है कि जो तरल है, एनर्जी क्या है, एनर्जी या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैसियस फॉर्म में होगी। तो अगर शरीर में सॉलिड है या लिक्विड है, उसको ट्रांसफर ही तो करना है। तो एनर्जी अगर लिक्विड के रूप में है तो ट्रांसफर करना है, अगर एनर्जी गैसेस के रूप में है तो उसको ट्रांसफर करना है। तो ये जो ट्रांसफर करने का पॉइंट रखा, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि सभी ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो है पंच तत्वों के आपसी सहयोग का परिणाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और जो भी ब्रह्मांड की वस्तुएं सब उन्हीं से बनी है। इवन ये भी माना गया कि जो हमारे मेरिडियंस है उनमें भी 5 बिंदु हैं। अब जब 5 बिंदु है तो शू पॉइंट्स माने हुआ ट्रांसफर पॉइंट। क्यों हम एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान की ओर ट्रांसफर यही करते हैं ना। जहां अधिक है, जहां कम है, वहां पर अधिक से अधिक वाली एनर्जीज को वहां ट्रांसफर करते हैं। हर हम लोगों ने देखा था कि सारे बिंदु जो हैं ये आपस में क्या है, कंट्रोलर भी है, और हमने देखा था कि आपस में ये नियंत्रक भी है, जनक भी है, यानी बनाते ये एक दूसरे का जनक है, पिता है, माता पिता है, और एक दूसरे को कंट्रोलर भी है। तो यानी किसी भी मेरिडियन में हम अगर कहीं असंतुलन हुआ है ऊर्जा का, जिसका जिसका संतुलन के लिए इलाज कर रहे हैं, तो हम या तो किसी एनर्जी घटाएंगे या किसी की एनर्जी बढ़ाएंगे। तो इन आधारों पर शू माने हुआ कि जो लिक्विड को और एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को शू पॉइंट्स कहा गया। अब चूंकि सारी एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी है, इसलिए इनको कमांड पॉइंट्स भी कह दिया गया कि दे आर कंट्रोलिंग, दे आर कमांडिंग, और यही कमांड पॉइंट्स हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो हम लोग ऊर्जा का संतुलन कर देंगे। इसकी और विशेषताएं बताएगी कि ये सारी जो सारे 60 कमांड पॉइंट्स हैं, ये सारे या तो कोहनी से लेकर के और उंगलियों तक होंगे, और या तो पैर के घुटने से लेकर के और नीचे के भाग तक होंगे। यानी ये एक आसानी ये रही कि अगर इन पॉइंट्स का हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से यूज भी कर सकते हैं, चाहे क्योंकि कोहनी से लेकर के हाथ तक में यूज करना सरल होगा, शरीर के अन्य भागों से मतलब नहीं है। तो ये प्रयोग की सरलता भी इनकी वजह से हुई। अब जिंगवेल पॉइंट्स का जैसे अब उन्होंने एक नाम दिया था वर्चुअली, वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जिंगवेल पॉइंट्स क्यों नाम दिया गया होगा या वेल का अर्थ क्या रहा होगा, लेकिन फिर भी हम अभी उनका बोलते हैं कि वो, क्योंकि उनकी 2 कंसेप्ट है कि एक इन एनर्जी पृथ्वी से आती है और यांग एनर्जी आकाश से आती है। क्योंकि कहा था कि यांग बना है, यांग ने बना करके आकाश बनाया और इन एनर्जी ने जाकर के
और पृथ्वी को बना दिया। तो उन्होंने कहा कि एक ऊर्जा नीचे से आती है और एक ऊर्जा उसी ऊपर से आती है आकाश से। उसी को उन्होंने किसी को जिंगवेल कह दिया, किसी को स्ट्रीम कह दिया, किसी को वो सारी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे आगे, रिवर कह दिया, फिर सी कह दिया। अब जिंगवेल पॉइंट्स, अब यहाँ इन्होंने इन पॉइंट से शुरू किया। देखिए इन पॉइंट से, यानी पहला वुड वाला, पहला उन्होंने वुड माना, तो इन ऑर्गन का जो वुड पॉइंट था और यांग ऑर्गन का जो मिडल पॉइंट था, इनका एक कॉम्बिनेशन बना जिसको उन्होंने जिंगवेल पॉइंट्स कहा। और ये देखा ये कि वो पॉइंट्स कहाँ हैं, ये उंगलियों में स्थित है। उन्होंने कहा कि हाथ पैर की उंगलियों में नाखून के पास स्थित है, तो इनको एक पॉइंट कह दिया और ये कह दिया कि ये इमरजेंसी में यूज होते हैं। और इसमें एक और उन्होंने कहा कि जैसे होना चाहिए 13-12 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इन वाले में कुल 13 जिंगवेल पॉइंट्स है। क्यों? उन्होंने एक और पॉइंट कहा, GV26 को भी कह दिया। GV26 जो था वो बिल्कुल नाक के पास स्थित था, इसलिए इसको उन्होंने, और गवर्निंग वेसल तो इसमें था नहीं 12 में से, वो 13 में कंट्रोलर में था, तो GV26 को भी इन्होंने एक्यूट इमरजेंसी के लिए इसका एक पॉइंट और ऐड कर दिया, तो 13 जिंगवेल पॉइंट। जिंगवेल पॉइंट की बात करेंगे तो 12 ना होकर के वो 13 है। अब देखिए जिंगवेल पॉइंट्स का प्रयोग एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि वुड पॉइंट है। वुड माने क्या हुआ, जैसे तेज आंधी चलती है, इसलिए उस जिंगवेल पॉइंट्स का प्रयोग, अचानक बीमारी आती है, एक्यूट इमरजेंसी माने क्या हुआ, बीमारी अचानक इतनी तेजी से उग्र रूप धारण कर लेती है कि आपको लगता है कि इसमें बचना मुश्किल है। तो कैसे हो सकती है, बेहोश हो जा सकते हैं, कोमा हो सकती है, मिर्गी हो सकती है, सांस अचानक रुकने लगती है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये क्या है, ये वुड का कंसेप्ट है, ये वुड का तेजी से अंधड़ आया और उसने जो है सबको पेड़ों को उखाड़ दिया, सब गिरा दिया, बारिश ला दिया, ये सब चीजें हुई। तो इन्होंने उनको बताया है केवल ये। आप अभी चिकित्सा के संदर्भ में ये मत समझिए कि आप सारे पॉइंट्स को अपने आप समझ करके कर लेंगे, वो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स को अगर समझे रहेंगे तो यूज आप उसका करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ वर्चुअली ये क्या है। जैसे व्यक्ति के बेहोश होने पर देखिए 2 पॉइंट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं एक्यूट इमरजेंसी का, GV26 और K1। K1 कहाँ है, पैर के तलवे में है, TCM के अनुसार पैर के तलवे में है। हालांकि आगे आप पढ़ेंगे कि वो पैर के डॉक्टर वॉल मानते थे कि K1 पॉइंट जो है वो सबसे छोटी उंगली के अंदर वाले नाखून के पास, जो अंदर का साइड होगा वहां पर नाखून के पास है। फिर भी आप तलवे मानिए ही, तो तलवा और नाक के जस्ट नीचे ये पॉइंट जो है GV26, ये एक्यूट इमरजेंसी में कहाँ होगा, अगर किसी को बेहोश हो गया है तो उसको हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए इसमें सब केवल थोड़ा जो ये पढ़ रही है कि भाई इनमें यूज कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मालूम है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो GV26 का प्रयोग करिए। क्यों GV26 का प्रयोग क्यों करेंगे? देखिए GV26 कहाँ है, GV26 ऊपर की ओर है, यानी GV26 यांग ऑर्गन का है, यानी यांग ऊर्जा को ले रहा है ना, नीचे वाले इन ऊर्जा को है। तो लो ब्लड प्रेशर हुआ, इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमेशा यांग एनर्जी का, तो GV26 इसीलिए हमेशा डायफ्राम के ऊपर है, नाक के पास है, और K1 पॉइंट हमेशा नीचे है। तो यदि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है तो उसकी एनर्जी घटानी है, मतलब उसकी ब्लड प्रेशर घटाना है, तो कहाँ देंगे आप, इन ऊर्जा, तो वो K1 पर आप देंगे। तो K1 माने तलवे पर स्थित है। ये एक तो ये हो गया। अब देखिए इसमें K1 का और यूज है कि अगर कोई इमरजेंसी, यही तो है कि मान लीजिए कोई महिला की पति की मृत्यु हो जाए और वो बिल्कुल रोना बंद कर दे, तो वो भी एक बिल्कुल बोलते हैं शॉक की स्थिति है। उस शॉक की स्थिति से उबरने के लिए K1 पॉइंट का प्रयोग कर दीजिए। फिर भोजन के संबंध में कहा गया कि भोजन अन्न नली की जगह श्वास नली में चला गया हो तो आप यूज कर सकते हैं H9 को। श्वास लेने की कठिनाई है तो भी आप H9 का प्रयोग करिए, और श्वास छोड़ने कहा तो LU11 का प्रयोग करिए। तो ये सब उंगलियों के पास, वही नाखून के पास स्थित है। पेशाब रुकने पर ये K1 का पॉइंट का बहुत बड़ा यूज है। अगर किसी की पेशाब रुका हुआ है तो तलवे में जहां पर है वहां पर आप सुपारी बांध दीजिए और कहिए कि 5-7 कदम चले
तो पेशाब, रुका हुआ पेशाब निकल जाएगा। आंख के आगे जाला है तो देखिए SI1 हार्ट और SI एनर्जी की यूज किया है। अधिक क्रोध आने का लीवर, हम लोग पढ़ा है कि लीवर जो है क्रोध के लिए निर्णायक है। तो लीवर 1 और GB44 दोनों वैसे पॉइंट है जो उंगलियों पर स्थित है, तो नाखूनों पर, तो वहां पर GB44 और लीवर 1 का कॉम्बिनेशन है क्रोध आने पर। क्यों? क्योंकि क्रोध का संबंध लीवर से होता है। बोलने की परेशानी है या निगलने की परेशानी है तो आप समझ, क्यों निगलना क्या है, दो ही चीज है, बोलना और निगलना हार्ट और लंग्स से संबंधित है, तो LU11 का उपचार हो गया। नाक से खून आया तो आप समझ रहे हैं कि लंग्स का ही नाक संबंधित है, LU11। उंगलियां सुन्न हो तो LU11 LI1 H9 SI1, ये कॉम्बिनेशन बना दिया उन्होंने कि आप अगर इनको प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। कन्वल्शन इन चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे ऐड जाते हैं तो उसमें उनका पेरिकार्डियम की वजह से हुआ है, क्योंकि पेरिकार्डियम जो है हमेशा एक्यूट इमरजेंसी में सबसे पहले हार्ट प्रभावित नहीं होता बल्कि पेरिकार्डियम प्रभावित होता। तो P9 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए सुन्नपन शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर नीचे तरफ जा रही तो SP1 यानी स्प्लीन का वो है, कहीं पर जो है एनर्जी, जो स्प्लीन क्या करती है, एनर्जी को ऊपर ट्रांसफर करती है, तो कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, यानी ये एनर्जी का ही है, स्प्लीन की एनर्जी कहीं प्रॉब्लम है। तो ये सब पॉइंट्स उन्होंने, एंजाइना पेन में H9, तो ये सब पॉइंट्स उन्होंने बता दिए। अब देखिए फिर उन्होंने कहा, छोटा थोड़ा बता देता हूँ, अधिक नहीं। गॉल ब्लैडर का इन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है कि देखिए अगर रोगी सफाई पसंद हो, गुस्सा अधिक आता है तो गॉल ब्लैडर अचानक गुस्सा आता है, लेकिन लीवर का गुस्सा धीरे धीरे रहता है, वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, लीवर का भी यही कहा कि अगर देखिए शरीर दुर्बल हो और मांस क्षय हो रहा हो, यानी आप हमेशा मांस दूसरी बात करते हैं, मसल्स, अगर मसल्स वीक हो रही हो तो लीवर की प्रॉब्लम आपको समझने के लिए कि लीवर की प्रॉब्लम कहीं हो रही है, कब्ज रह रहा हो, क्योंकि कब्ज के लिए स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा लीवर का बहुत बड़ा रोल है। और स्पैज्म आने पर, ऐंठन होने पर, ये शून्य पड़ने पर, ये जो है लीवर का फंक्शन है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, उनका ध्यान देने का। अब इन्होंने कहा देखिए, अब दूसरा क्या था, एनर्जी, फायर एनर्जी थी। तो फायर एनर्जी में क्या उन्होंने किया, फायर एनर्जी कॉम्बिनेशन लिया, उधर वाटर का हो गया। अब इस वाले में हमेशा देखिए हॉटनेस, दो सिम्टम बात कर रहे हैं। अगर आपका जब हॉटनेस सिम्टम हो, देखिए हॉटनेस सिम्टम और दो, अब हॉटनेस सिम्टम क्या होगा, ज्वर, लाल जीभ, ये अगर हो, और कोल्डनेस सिम्टम ये हो तो क्या है, तो उनके लिए आप इन वाटर और फायर पॉइंट्स का यूज करेंगे तो ट्रीट हॉटनेस सिम्टम। अगर वाटर पॉइंट को करना हो तो हॉटनेस सिम्टम हो तो यानी हॉटनेस को घटाना है, वाटर पॉइंट्स को यूज करना है, और फायर पॉइंट्स हो तो वाटर कोल्डनेस वाले पॉइंट पे लगा दीजिए। तो ये इसलिए वो भी इमरजेंसी है, यानी गर्मी सर्दी की बात हो रही है, तो ये इन पॉइंट्स को यूज करिए। अर्थ पॉइंट और वुड पॉइंट का कॉम्बिनेशन, जहां पर आप इन ऑर्गन अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ ह्यूमिडिटी वाला होता है ना कहीं, तो रूमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि रूमेटिक डिसऑर्डर माने हम लोग मानते हैं कहीं ना कहीं वाटर की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से घुटने की तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो सब एक्यूट प्रॉब्लम है ज्वाइंट्स में, तो उसमें इस शू स्ट्रीम पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जिंक रिवर पॉइंट्स, तो मेटल पॉइंट और फायर पॉइंट, जैसे इनमें आगे बढ़ते चले गए और यांग में भी उसी तरह से, उसी वजह से ही आगे एनर्जी बढ़ते चले गए, उसका फायर हो गया, क्योंकि दोनों कंट्रोलर है, मेटल का कंट्रोलर फायर है। ये दोनों में देख लीजिए, जो इन ऑर्गन है उसका कंट्रोलर यांग ऑर्गन है, दोनों को यूज किया गया, इसीलिए एक को बढ़ाना एक को घटाना, कंट्रोलर है ना, तो एक कंट्रोलर को यूज किया गया है। इसमें क्या है, अगर श्वास संबंधी कोई शिकायत हो गई हो तो ये मेटल पॉइंट, क्यों मेटल हम लोग उसमें मान रहे हैं ना कि नाक से संबंधित है, वो लंग से, तो वो श्वास संबंधित तकलीफों में इसका आप यूज मेटल पॉइंट्स का यूज करेंगे, और उसका कंट्रोलर फायर पॉइंट्स है तो उसको यूज करेंगे, तो ये उसका हो जाएगा। हीशी पॉइंट्स सबसे वैसा है, इन ऑर्गन का अगर वाटर पॉइंट होगा तो उसका जाकर के अर्थ पॉइंट हो जाएगा, तो वही कंट्रोलर का पॉइंट है। ये सब अब इनके जगह का लोकेशन पॉइंट, हीशी पॉइंट्स घुटने में कोहनी के पास होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नीचे से ऊपर के शुरू हुए
और उधर घुटने की और कोहनी की तरफ बढ़ रहे हैं पॉइंट्स, तो उस तरह यूज। अब इसमें उसके सिम्टम बता दिया, नौसिया, वोमिटिंग, कंट्रावेक्शन, जहां जहां कहीं ऊर्जा का मार्गोल्लंघन है या ऊर्जा अपने स्थान से विरत हो गई है और दूसरी तरफ जा रही है, वोमिटिंग हो रही, वोमिटिंग माने खाना जाना चाहिए नीचे, वोमिट हो रही है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, हिकअप जा रही है, तो ये जो है उसमें हीशी पॉइंट्स का ये भी इमरजेंसी पॉइंट है, उनका आप यूज करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। और आगे देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है इंडिकेशंस में, देखिए ज़िग्बेल पॉइंट का एक्यूट इमरजेंसीज एंड एक्यूट ट्रबल इन द मिडरिफ, तो एक्यूट डिफिशियंसी में ट्रीट इनऑर्गन, एक्यूट एक्सेस में ट्रीट यंग पॉइंट्स। फेब्राइल डिजीज में कोल्डनेस हो, हॉटनेस हो, तो आप इनको करें और उसको हॉटनेस में यांग को करें। रूमेटिक है तो आप पेनफुल जॉइंट्स हो तो आप इन पॉइंट्स को करिए, और नमनेस वाला वीक फ्लैसिड हो तो आप यांग करिए। जिंक रिवर, सांस, खांसी, आपकी तकलीफें हैं, फेफड़े कमजोरी हो तो डिफेंसिव ऊर्जा कमी है मानते हैं तो उसने ट्रीट इन पॉइंट्स और ट्रीट यांग पॉइंट्स। और अगर हीशी पॉइंट्स है तो कंट्रावेक्शन के लिए यूज होता है, फ्लूइड कंट्रावेक्शन हो या ऊर्जा का हो, तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा यांग है, और फ्लूइड क्या है, इन है, तो क्यों वो स्थिर रहती है ना, फ्लूइड कम मूवमेंट, ऊर्जा तेजी से मूव करती है तो यांग है, विस्तारवादी है, और फ्लूइड जो है धीरे से बहता है, फ्लूइड इन है, तो इसलिए इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये देखिए ये जो दिया हुआ है, और ये वाला 2 पेज में जो दिया हुआ है यहाँ से शुरू करिए, और ये इससे समझने की धीरे, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार एक पॉइंट्स आपको अधिक समझ में आने लगेगा। जैसे मैडम ने कहा कि उन्होंने जीबी 34 का और ST 36 का प्रयोग बताया, आप करके इसको देखिए, कभी आपको कहीं भी, मतलब ये तो और जगह है, अभी आप साइड में, लैटरल साइड में कहीं आपको दर्द हो रहा हो, आप जीबी 34 को सिलेक्ट करके देखिए, उस बाई तरफ या लेफ्ट जहां भी करना हो, अगर बाई तरफ हो रहा है तो बाई तरफ वाले में जीबी 34 आप देखेंगे तो इस मिडिल फिंगर में नीचे जस्ट जहां ज्वाइंट है इसके नीचे जस्ट आता है, यहाँ पर एक मेथी लगा लीजिए और आप उसको देखिए, उसका प्रभाव देखिए 3 घंटे में, उसको केवल मेथी लगा लीजिए, सिडेट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिडेशन है, क्योंकि ये आपका लेटरल में जब भी साइड होगा तो आप समझिए गार्ड ब्लडर मेरिडियन, जहां जहां ये सब पॉइंट क्या है, जहां धीरे धीरे मेरिडियन समझना पड़ेगा आपको, जहां जहां मेरिडियन जा रही है जो लोकेशन, उस लोकेशन में जहां कहीं दर्द हो तो पहले उस मेरिडियन को आपको देखना है, उसको ट्रीट करना है। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। होगा तो हम थोड़ा सा वो हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि शू पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा चैप्टर है और बड़ा जो है हम तो कम से कम 7-8 बार पढ़ चुके हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया। नहीं सर, ये क्योंकि यही पॉइंट तो, ये सारे पॉइंट तो वो है, क्रीम है, वो 7-8 कमांड पॉइंट का यूज जान लीजिए तो कोई बात ही नहीं। तो अब हमारे बीच में सक्सेना साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, और उनको अपनी बात कहने के लिए, उनका इसमें वो नहीं है, PDF नहीं है, वो अपने किताब से आधार पर बताएंगे, कल की वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। तो VP सक्सेना साहब, स्वागत है। आपका बंद है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अग्निवेश की किताब आप लोग निकाल लें, इसका चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसमें है प्रमुख रोगों के उपचार बिंदु। अभी तक उपचार बिंदु पढ़े थे, पर ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके उपचार बिंदु पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको हम ये बता दें कि इनका क्षेत्र कैसे, कहाँ पे है, मतलब सिर व गर्दन का क्षेत्र, उससे क्या तकलीफें या क्या रोग हो सकते हैं। आजकल सामान्य बीमारियों में सिर दर्द, आंख की रोशनी कमजोर होना, मुंह में छाले, मसूड़ों से खून आना, कानों से कम सुनाई देना, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गला खराब हो जाना, टॉन्सिल, हकलाहट आदि रोग दिनचर्या में बाधा डालने का कार्य करते हैं। इनका सरल उपचार जो है वो हथेली व तलवे के अंगूठों पर किया जा सकता है। अब ये इसमें चित्र में दिखाया गया है, वैसे तो ये किताब अगर हो तो ये मतलब उन्होंने दिखाया है, पेज नंबर 115 पे है।
तो इसमें मतलब ये बस समझाएगा कि आपका एरिया क्या है। अब जैसे रोज सांस फूलना, बेचैनी, घबराहट, तो क्या होता है, चलते चलते सांस फूल जाती है, छोटी छोटी बातों में आदमी घबरा जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, अस्थमा, धूल आदि से एलर्जी होती है, हृदय संबंधी तकलीफें आदि के लिए भी हथेली पर या तलवे पर बिंदुओं को दबाकर हम लोग उपचार कर सकते हैं। तो ये केवल इन्होंने बता रखा है, परंतु हमारे जो स्टार्ट होगा आपको मतलब 122 पेज खोलिए, पे है बीएचपी। अब नहीं है हाई बीपी। हाई बीपी के लिए हमें क्या करना है, ये घुट जो अच्छा रंग लगाते ही जाए क्या, ये जो हमारा अंगूठा है, अभी यहाँ पर रख दो अभी चाहे, एक मिनट हम जरा रंग ले आए तो आपको बता दें, एक सेकेंड। अब फिलहाल जैसे ये हाई बीपी अगर किसी को हो जाता है तो ये नाखून के नीचे, इसको बड़ा करते हैं यार, और नाखून के पीछे यहाँ पे ब्लू कलर लगा देंगे या ब्लैक कलर लगा देंगे। मतलब मैं तो आजमाता हूँ, मतलब यहाँ पे ब्लू कलर या ब्लैक कलर लगा देते हैं, या मैं तो ये जो BM3 है इसको लगा के सिगरेट कर देता हूँ मैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। ये नाखून के जस्ट नीचे, थंब का जो नाखून है इसके नीचे हमारा हाई बीपी के लिए है। और अगर लो बीपी किसी का है तो यहाँ पे नारंगी कलर लगा दिया जाएगा। और अगर मैग्नेट लगाना है तो BM3 को टोनिफाई कर दीजिए। तो इससे बहुत मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है, हम तो यूज करते हैं, मेरा बीपी तो खैर हाई रहता है वैसे। तो ये बीपी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, कलर लगा सकते हैं, और कलर से अच्छा है कि आप BM3 लगा लें। दूसरा फिर है, जैसे किसी को अगर लू लग जाती है तो लू लगने के लिए अंगूठे के नाखून की जड़ पर काला रंग लगाना है। ये देखिए, ये जो अंगूठा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये ब्लैक कलर, मतलब आपको किताब में दिखा सकते हैं मैं, ये देखिए, ये जो इन्होंने, नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखता है इसमें बुक में, दिख रहा नहीं दिख रहा? ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, फिलहाल ये है कि आपको नाखून की जड़ के पास, जैसे यहाँ नाखून हमारा खत्म होता है, यहीं पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देना है। अगर लू लग रही किसी को, अगर सर्दी हो गई, खांसी है, गला खराब है जाड़े में, तो इसके लिए अंगूठे के दोनों जोड़ों पर मेथी पट्टी लगा देंगे। तो हमारा ये जो बात पित्त ज्वाइंट है और कफ ज्वाइंट है, इन दोनों पे मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं। आजकल बहुत हो रहा, लोग सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम सॉरी हो रही, तो ये है हमारा मतलब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। डायबिटीज बहुत होती है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट के लिए पैंक्रियाज ग्रंथ के एक्यूबिन पर 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। अब क्लस्टर मैग्नेट हमारे आ जाएंगे यहाँ पे,
ये बताया इन्होंने क्लस्टर मैग्नेट के लिए। वैसे तो डायबिटीज के लिए ये तो है ही, और हमको जो बताया गया था वो था कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के फिफ्थ जॉइंट पे अगर मेथी पट्टी बांध दे तो इससे भी डायबिटीज में आराम मिलता है। मतलब एक सिंह साहब से मैंने पूछा था तो उन्होंने सम पे इसमें उसमें मेथी पट्टी लगा दीजिए तो डायबिटीज में आराम मिलेगा। पर इस किताब में तो ये दिया हुआ है पैंक्रियाज ग्रंथ के एक्यूमेंट पर 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाने के लिए कहा गया है। तो मैग्नेट लगा सकते हैं और इससे भी फायदा होगा। हथेली के, अच्छा, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है तो क्या करेंगे, जो हथेली के पीछे का भाग जो है जहां पे हमारी सर्वाइकल है इस पे हम काला रंग लगाएंगे। ये हो गया। ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक कलर लगा देते हैं, इसे बड़ा कर देंगे हो जाएगा कैसे भी। लंबाई में, हाँ लंबाई में, स्पाइन में, हाँ स्पाइन में दिया हुआ सर। हथेली के पिछले भाग पर काला रंग लगाएं, स्पाइन पे दिया हुआ है। वो स्पाइन में इसलिए कहा गया कि स्पाइन ही पहली बार ही, स्पाइन ही पहला असर स्पाइन पे ही होगा, तो इसलिए उसको इन्फेक्शन का जो भी असर होगा पहली बार स्पाइन पर होगा। तो अगर ब्लैक कलर हमेशा इन्फेक्शन को रोकता है, इसलिए ब्लैक कलर वहां लगा लीजिए। और दूसरा स्प्लीन को भी टोन कर दीजिए। अगर आपको देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सुनने कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है? या तो स्टमक जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2 आपका स्प्लीन जिम्मेदार है, और नंबर 3 लंग्स जिम्मेदार है। 3 है, 3 मतलब उसके मेन वो है। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो स्प्लीन को टोन कर लीजिए। और ये स्पाइन जो उन्होंने ब्लैक कलर कहा, स्पाइन इसलिए कहा क्योंकि वर्चुअली स्पाइन जो है वो पहला ही संकेत वही देती है और वही कंट्रोल करती है, क्योंकि उसी के माध्यम से तुमको एनर्जी मिल रही है, इसलिए उन्होंने स्पाइन को कह दिया। अब दूसरा बताया किसी के कान में दर्द अगर है तो ये उस दिन हमने बता ही दिया था, कान के दर्द के लिए मतलब इस साइड में और इस साइड में काला कलर लगा दे। कल चूंकि कलर के हिसाब से गया काला रंग, या मेथी का एक दाना लगा सकते हैं हम लोग। कान अगर कम सुनाई पड़ रहा है तब भी हम यहाँ पे मेथी के दाने लगा सकते हैं। अगर मतलब कम सुनाई पड़ रहा है या कान में से मवाद निकल रहा है या आंखों में कोई संक्रमण हो गया है तो उसके लिए हम आंख का जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट जो आंख का हमने दिख रहा है, आंख पे मेथी पट्टी, मतलब मेथी पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं आप, मतलब काली मिर्च का या इसका मेथी का एक दाना लगा, कुछ भी एक पॉइंट लगा दीजिए बस, कोई पॉइंट लगा दें। आंख, अगर आंख में सामान्य उपचार के लिए तो ये बता दिया कि इसमें भी वही पट्टी मतलब मेथी दाना लगा देना है। अपेंडिक्स का अगर किसी को दर्द है तो उसमें हथेली पर अपेंडिक्स के सदृश बिंदु पर चना या स्टार मैग्नेट लगाकर उपचार कर सकते हैं। इसमें न केवल अपेंडिक्स का दर्द बल्कि कमर के निचले भाग में दर्द, शरीर के त्वचा रोग तथा खाने के सामानों से एलर्जी का उपचार भी होता है। तो ये हमारी जो दोनों के बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे अपेंडिक्स दिखाया है, ये नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे अपेंडिक्स मतलब है, तो इसमें लगा सकते हैं। अगर अपेंडिक्स होगा तो अपेंडिक्स हमेशा राइट हाथ में आप बिल्कुल इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो है उसके जस्ट बिल्कुल बीच में यहीं पर होगा। हाँ, अच्छा, क्योंकि उल्टे हाथ में लगाया, सीधे हाथ में नहीं लगा सकते। हम बता रहे हैं वो ताकि दाहिने हाथ मतलब दाहिना यूज करे, कोशिश करें कि वही दाहिना यूज करें। कमर के मध्य भाग में अगर दर्द है तो क्या करेंगे, वो भी स्पाइरल पे ही 2-3 मटर या चने के दाने लगाएंगे हम कमर में, बैकबोन कमर में दर्द है, कमर के निचले भाग में दर्द है, कमर के मध्य भाग में दर्द है, तो सब में वही मटर के दाने जहाँ जो हमारी स्लिप की पोजीशन है, स्लिप डिस्क की, उस पे स्पाइन, बल्कि सॉरी स्पाइन की पोजीशन है, वहीं पे हमको लगा देना है। अच्छा, अगर किसी की स्लिप डिस्क हो गई, स्लिप डिस्क तो
बहुत बड़ी आजकल बहुत मामूली बात हो गई है। तो इसमें क्या हथेली तलवे में स्थित शरीर के सदृश चने या मटर के दानों की पट्टी लगाने से लाभ मिल जाता है। अब इसमें तो यही है, इन्होंने आपके तीनों में मतलब स्लिप डिस्क में 1 2 आप 4 या 5 मटर के दाने यूज कर लीजिए। ये मतलब तीनों पे, इस पे उस पे सब पे मटर के दाने लगा सकते हैं। अगर एक्यूट अगर आपका क्रॉनिक हो रहा, मतलब क्रॉनिक हाँ। मतलब पुराना हो रहा है, हाँ। इसको चैनल बोल दीजिए। ये चैनल्स हैं। हाँ चैनल, हाँ हमने लगा तीनों चैनल्स में लगा दीजिए। ये अगर मतलब आप ये बहुत 2 और ये 3 तीनों चैनल है। जो हाँ। धारियां हैं, उन धारियों में हड्डियों के बीच में लगा दीजिए। 1 2 हाँ 3, ये वही 3 चैनल पे लगे। हाँ मतलब इस मतलब ये 2 उंगलियों के बीच में जो जो धारियां आ रही हैं। अब उसमें अगर केवल मसाज करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, बहुत अधिक परेशानी है तो भी ठीक हो। दूसरा अनिद्रा मतलब स्लीपनेस, अगर अंगूठी के पीछे सिर के सदृश क्षेत्र पर काला रंग लगाएं तथा पित्ताशय के बिंदु पर भी काला रंग लगा दें, तो वही चीज है जो अभी हमने काला रंग बताया था, ये भी मतलब स्लीपनेस अनिद्रा के लिए है। यहाँ पे यही पॉइंट है स्लीपनेस का। लू का उपचार करना, तब भी इन्होंने हरा रंग बताया, यहाँ पे आप हरा कलर लगा दीजिए। पहला सिद्धांत है, पहला तो देखिए आपको जो एपरेटस नंबर 1, हाँ। एपरेटस आप नॉर्मल योग के लिए, नॉर्मल उसके लिए जैसे योग करते हैं। नंबर 2, सादृश्यता सिद्धांत को मत भूलिए। इनका कहना ये है, सादृश्यता को हमेशा याद रखिए, चाहे कुछ भी आपको थ्योरी मालूम हो जाए, तो सादृश्यता सिद्धांत को, तुल्यता को मत भूलिए, उसको जरूर यूज करिए, यहाँ पर जरूर लगाइए। चाहे और ट्रीटमेंट आप करिए या ना करिए, करिए तो जरूर भाई, आप नॉलेज आ जाएगी तो वो भी करेंगे, लेकिन इसको छोड़िए नहीं। अब कुछ कलर की और यह है कि बुक है सीनियर सिटीजन के लिए, इसमें कलर के पॉइंट दिए हैं। अब जैसे क्लोरोस्टाल मतलब जिसका भी बढ़ाव है, तो उसमें हमें क्या करना, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर लगाना है। ये हो गया, चारों तरफ लगाना है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए लगाई दे, हमारा कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बढ़ा रहता है। तो ये दिखाया गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का भी बढ़ा है तो इस पे लाइट ब्लू कलर लगा देना है। लाइट ब्लू, लाइट हाँ ब्लू, सर, लाइट ब्लू कलर। ये देखिए इसमें अगर दिख रहा हो तो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक है। हाँ लाइट ब्लू कलर लगाना है। अच्छा, और अगर किसी को गैस एसिडिटी हो रही है या कब्जियत है, तो उसके लिए हाथ पे, हथेली पे मतलब आपको वायलेट कलर, लाइट ब्लू कलर और ग्रीन कलर इस तरह से लगाना है। असल में बड़ी नहीं हो रही, देखते हैं कैसे। ये हथेली पे लगाना है। हाँ सर, एक बार हम बड़ा कर दें तो ये अच्छा है। ये अब देखिए, अगर ये देखिए दिख रही हथेली, ये देखिए अब देखिए चित्र, हाँ ये हथेली पे लगाना है। और दूसरा ये जो हमारा बॉल होती है, इसको भी मतलब दबा सकते हैं। ये बॉल जो दिखाई गई चित्र में, इसका भी यूज है। एक्चुअली हमारे एक्यू मेडिसिन है, इनका बहुत अच्छा प्रयोग है, पर लोग करते नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जेपी इकबाल साहब कहीं भी जाए वो करेला हमेशा हाथ में लिए रहते हैं। अब उनका है मतलब कहीं भी जाएंगे बैठे रहेंगे, करेला एकदम जैसे उनके हाथ में रहता है, दबाते रहते हैं। तो इसीलिए ये बताया इन्होंने। अस्थमा किसी को हो जाता है, तो अस्थमा में बताया है इन्होंने बोथ स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट पे। किस पर, जी किस पर, किस उंगली नहीं पर, आवाज है, किस उंगली पर, किस उंगली पर? दमा के लिए, अस्थमा के लिए बता रहे बोथ स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगाना है। स्मॉल फिंगर कफ जॉइंट ये हो गया,
और ये इंडेक्स फिंगर का कप जॉइंट हो गया। और मतलब दूसरा ये कि एक जो हम लोग प्लास्टिक का लाए थे जिससे प्रेशर देते हैं हाथ उंगली अंगूठा में पहन के, उससे मतलब प्रेशर देना बहुत जरूरी है। प्रेशर ऑन पाम बाय थंब, जो थंब प्लास्टिक का मिला था, सब खरीदा गया था, उससे मतलब यहाँ तो खैर नहीं है, तो उससे आपको दबाना है। ये इस तरह से वो थंब जाता है। एक है मतलब आपके थकान है, कार्य में क्षमता में अगर कमी हो रही है, तो एक AR1 रिंग जो हमारी है, देखिए इसको खूब चलाना है उंगलियों में। AR1, AR2, AR3। ये अभी मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ अपनी वाइफ का, तो वहां लोगों ने मना कर दिया, नहीं साहब ये रिंग नहीं। हमने सर हमारे, मैं भी थेरेपिस्ट हूँ और हमारे यहाँ ये AR1 ये है, ये सभी उंगलियों को चलाने से ये सब स्टिमुलेट करती हैं। अब उन्होंने कहा नहीं साहब केवल इसको मतलब मोड़िए, मोड़ने से क्या। हमने कहा अब उनका अलग थ्योरी है, हमारी थ्योरी में यह है कि आप AR1 को जितना हो सके और AR2 को खूब चलाइए। अगर किसी को मतलब कंधे फ्रोजन शोल्डर है, हमने तो वहां तक ठीक किया है, और उसमें खूब रिंग चलाए, जितना रिंग चला सकते हैं। और दूसरा मेगा मेरिडियन पे मैक्सिमम रिंग चलाए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेगा मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये अक्सर होता है छोटे बच्चों में, वो अपने मतलब पेशाब को, मल को रोक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, लेफ्ट मिडिल फिंगर NCH7 और राइट मिडिल फिंगर NCH8 पे मतलब रेड कलर और पिंक कलर लगाना है। चलिए लगा के दिखाते हैं। लेफ्ट मिडिल फिंगर, दोनों मिडिल फिंगर में, नहीं लेफ्ट मिडिल फिंगर हाँ पे NCH7 पे रेड कलर और राइट मिडिल फिंगर पे पिंक कलर लगाना है। ये जैसे है नाखून है, इसके चारों तरफ ये हमारा NCH7 है, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा और इसमें पिंक कलर आ जाएगा। मतलब ये बच्चों के लिए हम लोग बिल्कुल आइडिया, तो बहुत सरल तरीका है। छोटे बच्चे हैं कि जाड़े में पेशाब निकल रही है या कुछ है, तो केवल रेड कलर लगाना है NCH नाखून के चारों तरफ, और पिंक कलर मतलब हाँ, और पिंक कलर लगा देना है राइट मिडिल फिंगर पे। बहुत अच्छे पॉइंट है, देखिए ये लगाया है इन्होंने। लेफ्ट में रेड लगाना है, हाँ लेफ्ट में रेड है और राइट में पिंक कलर है। दोनों बहुत नहीं है। ये किताब बहुत बढ़िया है, और खास तौर पर हम जैसे लोग सीनियर सिटीजन के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। मोतियाबिंद अक्सर लोग ऑपरेशन कराने चले जाते हैं, मान लिया अभी डॉक्टर अगर इतना ज्यादा नहीं फैला है, तो केवल आपको मेथी सीड्स लगा देना है अपने यहाँ पे, ये अंगूठे के ऊपरी भाग पे, यहाँ पे मेथी सीड्स की एक पट्टी लगा दे छोटी सी, इससे मोतियाबिंद का आराम मिलेगा। ये देखिए लगाया कैटरेक्ट में ना। सिर दर्द के लिए है, इस सिर दर्द में अगर लेफ्ट थन बाथ ज्वाइंट और बोथ स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा देना है। लेफ्ट थंब के बाथ ज्वाइंट और स्मॉल फिंगर का बाथ ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा देंगे, या कलर लगा दें, वैसे तो मेथी स्ट्रिप ही दिया हुआ है। घुटने का दर्द है तो आपके हमारे दोनों घुटने हैं, इनके बीच के नी पॉइंट पे मेथी स्ट्रिप बांध देंगे। अच्छा, कमर दर्द अभी बताया था, कमर दर्द में भी वही है, जो हमारा स्पाइन है उसमें ब्लैक कलर लगा सकते हैं यहाँ पे स्पाइन में, जो दिखाया गया है आपको, देखिए इसमें दिख रहा होगा, ये स्पाइन पे ये कलर ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप लगा दी इन्होंने। क्योंकि पॉइंट तो मतलब अभी हम लोग सेमेस्टर 6 की किताब आज हमने थोड़ा देखा है, CM to AM, उसमें भी इसी तरह के पॉइंट दिए हुए बहुत।
वो बहुत से इसमें कंसेप्ट जो है CMAM का ही कंसेप्ट है। जब हाँ। मिडिल फिंगर की बात कर रहे हैं किडनी की, तो मिडिल फिंगर में किडनी है CMAM में, अदरवाइज किडनी तो इंडेक्स फिंगर में है। वो आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, अब तो YNM आ गया, हर ट्रीटमेंट YNM में करना शुरू कर दिया है, और YNM के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें मोस्ट वही है, बोथ मिडिल फिंगर ऑल जॉइंट्स मेथी स्ट्रिप, अगर किडनी की प्रॉब्लम है हाँ, तो उससे वही लगा वो सकते हैं। किडनी क्योंकि मिडिल फिंगर में है, वो CMAM में मिडिल हाँ, फिंगर में, मिडिल और फिंगर में। अदरवाइज तो इंडेक्स फिंगर में है किडनी, वो हाँ। फिंगर नंबर 4 में। लेकिन CMAM में आकाश, वायु, अग्नि, जल और जल। पृथ्वी हाँ। इस तरह कर दिया है, तो जल आया है मिडिल फिंगर में, तो उसमें किडनी है, तो हमेशा किडनी उसमें स्थापित हो गई। पूरा चेंज हो गया है AM to CM में। ऐसा है ना, आपके पास जो धीरे धीरे कंसेप्ट आपके जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे आपका भाई आप वही इंटरमीडिएट करते हैं, वही BSc करते हैं, वही BA करते हैं, वही MA करते हैं। अब ये जब करते हैं तो आप सब्जेक्ट वही रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। तो अभी नहीं, आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो YNM में शुरू हो जाएगा, तो YNM पे हो रहा है मेन, इसमें हम लोग YNM यूज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली अभी मैं सर एक डॉक्टर के पास गया था नीचे हमारे अपार्टमेंट में, फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैंने अपना परिचय दिया, मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, तो उन्होंने कहा सर कितने साल का कोर्स है, कैसे क्या, तो मैंने बताया हमारे मतलब अरविंद सर का दिया, तो हमने भाई अपने हस्बैंड से बात कर लीजिए, और अगर आप चाहती हैं, तो हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है फिजियोथेरेपिस्ट, और ये थेरेपिस्ट अगर सीख लें तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हाँ बने, वो तो है ही है। अब वो कह रही साहब 3 साल कौन पढ़ेगा, हमने 3 साल की बात नहीं, आप सेमेस्टर 1 और 2 कर लीजिए, कोई जरूरी थी, बेसिक नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी। हमने कहा कल आप, हमारा बुधवार क्लास है, कल आप 10 मिनट बैठ जाइए और केवल सुनिए लेक्चर को। मतलब वो डॉक्टर है, न्यूरो की है, और इसी अपार्टमेंट में रहती हैं, तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है, और वाइफ की हमारी फिजियोथेरेपी कल तक करेंगे, हमने करी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बढ़िया तो इसमें मतलब बहुत से पॉइंट, अब जैसे अभी सर ने बताया, ये मतलब इमरजेंसी पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया है, K1 और GB अभी जो पढ़ा रहे थे सर, वो पॉइंट इसमें बहुत है। सबसे बढ़िया वाली जो बच्चों की किताब है, एक बच्चों की किताब है, एक सीनियर सिटीजन किताब है, और एक यूथ गाइड है। हाँ, तो वो किताबें लाई नहीं है, किताबें असल में नोएडा में हमारे पास एक यही किताब है। ये किताब इसलिए रखते हैं, भैया सीनियर सिटीजन है तो सबको बताते जाते कि ये रंग लगा लो, वो लगा, छोटा बच्चा है तो उनमें कम उसके तो कलर से ही फायदा होगा। किताब है, यूथ गाइड भी है, चिल्ड्रन गाइड भी है, और एडल्ट सीनियर सिटीजन भी है, तीनों है। तीनों हैं, पर हम तो असल में ये लेके आ गए थे, तो और भी पॉइंट बहुत से हैं, अगर कहेंगे बता देंगे हम। मतलब सीट थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है। मेन चीज हमारा ये है कि हम लोग केवल AR1 AR2 2 रिंग तो डेली यूज करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे बेटे का तो शोल्डर का मतलब हो गया था, तो रिंग खूब उसने चलाई और आप बिल्कुल सही हो गया। और मेगा मेरिडियन पे जितना रिंग, अगर रिंग ना भी चलाए तो बताया गया था आप यहाँ थोड़ा सा तेल लगा के और उसको खूब करिए मालिश, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आराम मिलेगा। अब देखिए मेगा मेरिडियन कंसेप्ट तो आप भी लोग समझ रहे हैं कि हाथों में, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि हाथों में हम लोगों के सब, मैडम ने क्या बताया था कि हाथों की उंगलियों में जो नाखूनों के पास स्थित होती हैं, तो मेरिडियन यहाँ तो ऐसे जो हाथ खड़ा कर देंगे आप, हमेशा ऊपर खड़ा करिए, तो जो यांग मेरिडियन है, आप समझ लीजिए यांग मेरिडियन ऊपर से आती है जी, और इन मेरिडियन नीचे से जाती है, ये हमेशा समझ लीजिए, ये कंसेप्ट है। तो जब भी कभी आपको करना हो कि ये यांग है कि वो है, ऐसे हाथ खड़ा करिए, तो जो यांग मेरिडियन होगी वो ऊपर से आएगी, तो उसका यांग मेरिडियन का पहला पॉइंट ऊपर होगा, और इन मेरिडियन का पॉइंट या तो बीच से ऊपर जा रहा होगा, और या पैरों से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ऊपर जाएगा, इसलिए उसका ऊपर क्यों होगा, इन मेरिडियन का। इसलिए इस आधार पर यह तय किया गया कि जो ये हमारे जॉइंट्स हैं, इन्हीं के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, ऊपर से एनर्जी कहीं शरीर में आ रही है, तो यानी ये तो हमारे जंक्शन हुए ना, तो ये बड़े जंक्शन कहलाए, इसलिए इनको मेगा मेरिडियन कह दिया गया, क्योंकि सारी मेरिडियंस, एक जितनी मेरिडियन पांचों उंगलियों की थी, इनमें जितने मेरिडियन स्थापित हैं,
वो सब जा रही है नीचे की ओर। 3 इधर मेरिडियन है, मैडम ने बताया था 3 इधर मेरिडियन है और 3 पीछे मेरिडियन है। इधर बताया था कि लंग्स है, एसआई है, अरे लंग्स है और हार्ट है और पेरिकार्डियम है। और इधर बताया था कि उन्हीं करस्पॉन्डिंग लंग्स के अगेंस्ट में एलआई और हार्ट के अगेंस्ट में एसआई और पेरिकार्डियम के अगेंस्ट में ट्रिपल वार्मर। दूसरा सिद्धांत आगे और समझ लीजिए, जो बीच में मिडिल में होती है मेरिडियन, वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। पेरिकार्डियम मेरिडियन बीच में है, तो वो दोनों मेरिडियन से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वो कंट्रोलर मेरिडियन के रूप में है। अंदाजन नॉर्मली प्रभावशाली, दोनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। इधर ट्रिपल वार्मर मेरिडियन बीच में है और लंग्स इधर है। लंग्स वो एसआई, वो एलआई एसआई दोनों तरफ है, तो ट्रिपल वार्मर मेन कंट्रोलर हो जाती है। तो ये जब इसको आप मसाजिंग करते हैं, यानी वो सारे जंक्शन को, सारे मेरिडियंस को आप एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं, नाम दिया मसाज करने पे स्टिमुलेट हो जाएंगी मेरिडियन। कि जब इनको मसाज देते हैं, और ये देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि आज जानते हैं, ये हम लोग नहाते थे तो हम लोग नहाते में ऐसी हमेशा करते हैं, सब इसमें कोहनी में सब यूं करते हैं, नहीं करते, और सब करते थे, वो वही है। अल्टीमेटली वो नॉलेज किसी न किसी रूप में ट्रांसफर हुई थी, और ये मेगा मेरिडियन का कंसेप्ट यहाँ से आया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अभी बताया मैडम ने कि 12 कमांड पॉइंट्स, वो जो 60 कमांड पॉइंट्स सब इसी में होते हैं। यानी अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कोई उंगली में AR1 जिसको बोलते हैं छोटी या बड़ी रिंग, और उसी तरह घुटने में अगर आप चला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप 60 कमांड पॉइंट्स को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए कह रहा है कि वो चिकित्सा अपने आप वो विधा है। तो हमेशा जब भी चाइनीज पढ़िएगा तो हमेशा हाथ ऊपर कर लीजिए, और आप देखिए कोई मेरिडियन किसी भी तुलना करिए, उसमें कहीं वो नहीं होगा। जो नीचे से आ रही है वो इन मेरिडियन है, जो ऊपर जा रही है वो इन मेरिडियन है, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो यांग मेरिडियन है। यांग एनर्जी ऊपर से आती है और एनर्जी नीचे से आती है। तो हमेशा इसलिए इसको हमेशा इन और यांग को कंसेप्ट में हमेशा के लिए याद रखिए। तो यही उसका आधार है, क्योंकि देखिए थ्योरी आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि इसी के आधार पर आप अपने ज्ञान को विकसित कर रहे हैं। अदरवाइज आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो वो बहुत चीजें समझ में नहीं आती। हम लोग 2 साल का वक्त लगा यही चीज समझने में, हाथ ऊपर खड़ा करने में, समझ ही नहीं आ रहा था। तो जब एक बार उसमें लिखा हुआ पाया गया और हाथ खड़ा किया गया, मेरिडियन से देखा तो हाँ वास्तव में हुआ। तो ये इसलिए आया क्योंकि आकाश से आ रही थी वो, तो यांग मेरिडियन थी, और इन से आ रही थी, वो सिद्धांत वही है कि इन मेरिडियन यहाँ से आई, वो कहीं उसमें वो नहीं है। और आगे चल के जब आप जैसे जैसे कोर्स करते जाएंगे तो आपको लगेगा पूरी साइकिल बनाती चलती है, और अंत में साइकिल जो शुरू होती है, आप लंग्स में पढ़िए तो लंग्स में जो आपके निपिल के पास से जो शुरू होती है, अंत में जो लीवर मेरिडियन है वो उसी के बिल्कुल नीचे आकर के खत्म हो जाती है। पूरा साइकिल, पूरा 12 मेरिडियन सब अपना जो है साइकिल पूरा करके और उसी के पास में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वैसे लॉन्ग मतलब हमारे जो है लंबवत है, मतलब वर्टिकल मेरिडियन है, चाइनीज मेरिडियन माना जाता है कि वर्टिकल है, बट नो, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी एग्जिस्ट करती है। यस एक मेरिडियन तो खैर बेल्ट मेरिडियन है, वो तो आई है, वो अलग कहलाएगी, आगे पढ़ेंगे। तो बेल्ट मेरिडियन तो हाई है, लेकिन जितने भी आपके जो पॉइंट्स है, अभी आप हम लोग पढ़े नहीं उसमें, आगे जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उनके लीव कनेक्टिव पॉइंट है, तो वो जो पैसेज पॉइंट कहलाते हैं, ये सब पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे सड़कें राजमार्ग होते हैं, उनसे गांव को कनेक्शन के लिए छोटी सी सड़क बना दी जाती है, ऐसे ही सारी मेरिडियन का जाल फैला हुआ है। और इसी को हम लोग आयुर्वेदिक वाले उसमें नाड़ियां बोलते थे कि नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। 88,000 नाड़ियों का कंसेप्ट है, 88,000 कम नहीं है। तो इसलिए जो है ये कंसेप्ट है। चलिए बहुत बढ़िया हुआ सक्सेना जी। दूसरा सर एक चीज ऐसा बता दिएगा, अभी हम मतलब जैसे आपने बताया था कल कि वो फंक्शन और स्ट्रक्चर, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आता है, तो इसका तात्पर्य बस क्या है फंक्शन का और स्ट्रक्चर का? जैसे आपने कहा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, हाँ देखिए मतलब फंक्शन का, और स्ट्रक्चर का मतलब
कंसेप्चुअली क्या बनाया गया आयुर्वेद में कि दो चीजें होंगी, हालांकि अभी और थ्योरी आगे आएगी, द्रव्य गुणकर्म समवाय और सामान्य विशेष, यही तो है उसका 6 घटक। तो जब उन्होंने कहा कि जो द्रव्य में क्या परिवर्तन हुए, या तो कर्म परिवर्तित होंगे, फंक्शन, और या जो है उसका स्ट्रक्चर माने द्रव्य स्वयं, द्रव्य स्वयं बदल जाए, मोटा हो जाए, आदमी जैसे मोटा हो जाए, आदमी पतला हो जाए, तो उसका आकाशित बदला है, यानी द्रव्य में कोई परिवर्तन हुआ है। तो वो अगर वो परिवर्तन हो रहा, हालांकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर प्रभावित होगा तो फंक्शन प्रभावित नहीं होगा, दोनों दूसरे जुड़े हुए, लेकिन नॉर्मली स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का चयन करिए। अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है तो यू सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अगर वर्टिकल मेरिडियन, अगर आपका फंक्शन प्रभावित हो रहा हो, केवल फंक्शन प्रभावित हो रहा हो, स्ट्रक्चर में कोई वो ना हो, तो इसका मतलब कि आपको वर्टिकल मेरिडियन लेना चाहिए। फिर ये हुआ कि नहीं, मान लीजिए शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं और टिश्यू लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा है, मानव शरीर विज्ञान पढ़िए, पहले हम लोग पर बाहर आया शरीर के अंदर आपके सिस्टम आ गए, सिस्टम के अंदर आ गए आपके टिश्यू आ गए, टिश्यू के आपके सेल, तो मतलब अल्टीमेटली सेल, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम से बॉडी। तो जब भी बीमारी का कंसेप्ट किया, हमको तो सेल पे जाना है ना, हमको ऑन द सेल। तो हमारे टिश्यू, हम लोगों ने टिश्यू कह दिया, आयुर्वेद में उसको टिश्यू धातु कह दिया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हम लोग साथ में बांट दिया। तो सबकी अपनी एनर्जी है, सबकी अपनी अग्नि है, सातों की, देखिए 5 पंच धातुओं की अपनी एनर्जी है, और 7 वो पंच द्रव्यों की जो महाभूतों की अपनी एनर्जी है, 5 वो हो गई, 7 हमारे जो धातु हैं उनकी एनर्जी हो गई, और 1 जठराग्नि स्टमक की अलग से कही गई जी। तो वो उन्होंने कहा कि 13 अग्नियां हैं, तो हम लोग उनको अग्नि कह दिया। इन्होंने क्या कहा, भाई अल्टीमेटली सेल पर पूरा प्रभाव करने, तो और एनर्जी के कंसेप्ट है जी। तो अगर आपको टिश्यू मेरिडियन मतलब टिश्यू पर आपको अटैक करना है, तो आपको स्पाइरल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई दर्द यहाँ है, और अगर टिश्यू रक्त, जैसे रक्त टिश्यू है, तो रक्त पूरे शरीर फैला हुआ है, तो अगर उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो हमेशा स्पाइरल लेना पड़ेगा जी। और स्पाइरल भी आगे धीरे धीरे समझिएगा, धीरे धीरे स्पाइरल में भी देखिए बहुत सी, पहला हमारा रस है, आगे पढ़ाया नहीं है वो, मतलब लेकिन हम लोग और सब सारे सेमेस्टर वाले सब पढ़ रहे हैं, ये रस है, उंगली नंबर 4 रस है, यही तो है जल। तो जल रस है, तो रस से बनता है रक्त माने लेफ्ट इंडेक्स, रस, मांस, राइट स्मॉल फिंगर जी, धातु में राइट स्मॉल फिंगर मांस, लेफ्ट मेद, और फिर अस्थि, राइट रिंग फिंगर अस्थि, और ये है मज्जा, और ये है शुक्र। ठीक है, तो ये जो 7 हैं, इन 7 को जब आप करेंगे तो आप कभी आगे पढ़ेंगे कि कभी कभी होता है कि उन्होंने कहेंगे कि लेफ्ट थंब 0 वर्टिकल, इधर कहेंगे तो 0 वर्टिकल, इधर कहेंगे 9 वर्टिकल, या इधर में कहेंगे, इधर वाले में कहेंगे, इसमें कह देंगे 0 वर्टिकल, इसमें कह देंगे 9 वर्टिकल। ये हमेशा जोड़ते हैं, ये जोड़ना है वर्चुअली। अगर रस 9वें दशा में पहुंचेगा, 9वें चरण में पहुंचेगा, तभी तो रक्त बनेगा। जब भी इसको ट्रीटमेंट करेंगे राइट में, माने रक्त को कर रहा हो, तो रक्त कहां से बना है? रस से बना। हम वैसे कंसेप्ट कर रहे हैं। रस पहला आया, नंबर है, रस, भोजन को लिया आपने, उसने रस बनाया, भोजन रस नहीं, ये रस बनाया, रस धातु बनाई आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। जब ये बन गई और ये अपने फाइनल चरण में पहुंच गई, मान लीजिए किसी पर आप बनियान बना रहे हैं, तो बनियान जब लास्ट चरण पहुंचेगी, तब ना आपने उसको आगे कुछ करना है,
तो ये जब रस 9वें चरण में पहुंचेगी यानी 9th मेरिडियन पहुंचेगी, तब ये क्या करेगी, 9th स्पाइरल में जाकर के ये बनेगी रक्त। रक्त, अच्छा। 0 से लेकर एनर्जी 9 एनर्जी है, 0 1 2 3 4। 0 ये 0 पे थी, बोलने का तरीका ये 0 पे थी, 9वें पे जब पहुंच गई तो ये क्या हो गई, ये कन्वर्ट हो गई रक्त में। रक्त में, और रक्त जब 9वें में कन्वर्ट हुआ तब बना मांस में, मांस के 0 में आया। और जब मांस का 9वां आया तो मेद बना 0। और जब मेद का 9th आया तो बना अस्थि 0। और अस्थि जब 9वें में पहुंची तब उसने बनाया मज्जा। और जब मज्जा वो हुआ तो उसका जब 9 हुआ तब जाकर के 0 पर शुक्र। दिस इज द कंसेप्ट। मतलब 0990 फिर 0990 ये है। हाँ, हमेशा यही। देखिए ऐसे जोड़ा आप देखिएगा कभी उसमें, तो राइट में कहेंगे राइट इंडेक्स 0 स्पाइरल, 9th स्पाइरल। क्यों, 9वें पे आप पहले ले गए, तब उसमें आपने परिवर्तन कर दिया। रक्त का परिवर्तन कभी हुआ है तो राइट में हमेशा 9th मेरिडियन पाए जाएंगे, और 9th के बाद फिर कहेंगे 9th स्पाइरल के बाद कहेंगे 0 स्पाइरल। इसमें लेफ्ट वाले में कह देंगे 0 स्पाइरल। क्यों, क्योंकि 9 जो हो गई तो 0 से शुरू हुआ। अब जो रक्त को परिवर्तित करना है या रक्त में जो परिवर्तन होगा वो अब होगा, अभी तो रक्त बना ही नहीं। मतलब धातु के संदर्भ में ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। वो रस अपने अंतिम चरण पहुंचेगा तो रक्त बनेगा, रक्त अपने अंतिम चरण पहुंचेगा तो मांस बनेगा, मांस अपने अंतिम पहुंचेगी तो मेद बनेगी, मेद अपने अंतिम चरण पहुंचेगा तो अस्थि बनेगा, अस्थि अपने अंतिम चरण पहुंचेगी तो मज्जा बनेगी, मज्जा अपने अंतिम चरण पहुंचेगा तो 0 का अपने का। ये कंसेप्ट है। ये आगे चल के जब आप आयुर्वेद में और पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो आपको समझ में आएगा कि इनका यूटिलाइजेशन ऐसे ही होता है। जोड़ने के तरीके हैं। देखिए ज्ञान असीमित है, किसी को नहीं है, हम लोग भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको करके भी कैसे क्या कैसे। नहीं, जैसे ये लोग जो लिखाते हैं कि साहब हमने कहा फलानी बीमारी, तो तुरंत बोल देते हैं ये पॉइंट, तो वो पॉइंट अभी हम लोग नहीं बना पाते, ना समझा पाते हैं कि भाई ने कहा जैसे साहब की ये अभी तो किताब में पढ़ लिया, उन्होंने कहा ना 013 ऐसा किताबों में जो ये दर्द होता है, इसको ध्यान से पढ़ा करिए। अच्छा, फर्स्ट वॉल्यूम 1। नहीं, हाँ, चित्र बना है। हाँ, चित्र बना है, चित्र बना है, चित्र को कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। 1 मिनट, कभी चित्र पे ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया, वो ध्यान नहीं देते हैं। और अधिकांशता आपके देखिए, अधिकांशता आपके इसी से कंट्रोल हुए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये आप कभी देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, तो एग्जाम्पल को सुन लीजिए। हाँ, एक दृष्टिकोण ये है कि एनर्जी 0 से लेकर के और 9 तक है, 10 है ना एनर्जी। तो आप बीच का एक पॉइंट हुआ ना, 5वां पॉइंट, तो चौथा सर 5 नंबर। हाँ जी, 5 नंबर, 4 हुआ ना, 5 हुआ सर। 0 से शुरू करेंगे ना। हाँ, 0 से 4 होगा। 0 9 तो उधर हो गए, 0 और 9 तो वो हो गए, उसके बीच का जो पॉइंट आया, चौथा या 5वां जो भी आया। अब आप समझ लीजिए, अधिकांश एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी है। अगर इधर इन्होंने 0 लिया तो उधर 9 ले लेते हैं, क्यों, 0 के बैलेंसिंग 9 है। अच्छा, ये समझ गए। एक की लेना होता नॉर्मली तो 1 की 8 ले लेते हैं। अच्छा, जैसे लेते हैं, पहले जैसे इनका 0 टोन तो 9 को सिलेक्ट कर देंगे। एक ही सिद्धांत नहीं है नॉर्मली। अगर इधर उन्होंने 4 5 लिया, हाँ, मान लीजिए आपने कहा 4 5, तो 3 6 ले लेते हैं ना, बैलेंस करना है एनर्जी। अच्छा, नहीं कि एक तरफ एनर्जी बढ़ जाए एक तरफ हो जाए। तो 4 5 से तो 3 6 टोन आप देखिए उसको का देखिए, वो नॉर्मली यही होगा। और एक और सिद्धांत है, मान लीजिए कोई ऑर्गन आपको विकसित करना है, तो ऑर्गन विकसित करने के लिए आयुर्वेद में क्या सिद्धांत है? आयुर्वेद में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
पृथ्वी तत्व तो है ना, कार्य दिशा में तत्व तो पराभौतिक है, लेकिन पराभौतिक हो जाएगा। भौतिक तो कौन है, 5 है। यानी अगर आपको, और 0 क्या है, 0 उत्पत्ति है, उत्पत्ति, हाँ जी, और 9 उत्पत्ति है। 9 निष्पत्ति है। 9 निष्पत्ति माने 9 समाप्त, तो फिर उसका फिर 0 आएगी। 0 उत्पत्ति जो आई, तो वो क्या किया, अगर आपको कोई ऑर्गन क्रिएट करना है तो 0 5 टोन कर देंगे। अच्छा क्यों, अच्छा जन्म जन्म आपने दिया, और पांचवी क्या है, पांचवी पृथ्वी में सब समाहित है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे 0 5 टोन से रेट, ये बहुत से मिलेंगे आगे चल के। मतलब हम कह रहे चाहे 2 ही हूं इस तरह के, तो सिद्धांत ऐसे निकले हैं। तो जब भी कभी हो तो बैलेंसिंग एनर्जी की बात आएगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। एनर्जी को कोशिश करिए बैलेंस, ऐसा नहीं है कि आप एक तरह की एनर्जी पूरा सब इकट्ठा वहां टोन कर दें, 0 उधर उधर कुछ ना करें। इसीलिए एनर्जी का जिगजैग वे है। मतलब सबसे कठिन काम यही है, प्रोटोकॉल बनाना। मतलब सबसे कठिन काम प्रोटोकॉल बनाना है। ऐसा है, वो जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाएंगे सेना साहब, वैसे वैसे आपको प्रोटोकॉल सरल लगते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे। क्यों, उन्होंने क्या है, इन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वो सारे सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए। प्रोटोकॉल आप भी बना सकते हैं, ये हमेशा केवल राम कुमार शर्मा सर बोलते हैं कि प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं, और कुछ लोग तो उसको विरोध कर देते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये नहीं। उनका कहना यह कि प्रोटोकॉल हमने बनाया, हमने इसको यूज किया, और हमने रिजल्ट देखा कि इसमें ठीक आया। प्रोटोकॉल तो आप भी बना सकते हो, प्रोटोकॉल तो माने के तमाम तरीके हैं भाई। अग्नि अग्नि अब मान लीजिए किसी को ठंडक लग रही, तो आपको पहला तो काम अग्नि बढ़ाना है ना, बढ़ाना है। सिद्धांत क्या है, पहला काम अग्नि बढ़ाना, जल घटाना करना है ना, 2 काम है ना। अब आप ये कोई कह सकता है कि नहीं भाई हम केवल अग्नि ही बढ़ाए, 2 ही काम नहीं करेंगे, हम कहेंगे बहुत सा इन्फेक्शन भी लगा हो, तो इन्फेक्शन लगा तो 0 टोन 9 सीडेट करेंगे, 9 सीडेट कर देंगे। ये तो 0 टोन 9 सीडेट संक्रमण का क्यों रखा गया। 0 माने क्या है, अंधकार तम को आप बढ़ा देंगे तो कोई बैक्टीरिया जन्म नहीं ले पाएगा। और 9 माने क्या है, प्रकाश आत्मा उसको घटा देंगे तो उसको मार देंगे। दूसरा कंसेप्ट 9 का, 9 की गति बहुत तेज है, मन की गति से तेज है, आत्मा की है ना, तो क्योंकि वो सब समाहित है, 9 उसमें है, आत्मा भी है। तो 9 की जो ये बढ़ता है बैक्टीरिया, ये प्रकाश की गति से बढ़ता है। तो वहां प्रकाश की गति से बढ़ाना है तो घटाना है उसको, यानी बढ़ ना पावे, तो ये बढ़ाने का, इधर तम बढ़ा दिया तो अंधेरा हो गया, मर जाएगा, उसको मिलेगा नहीं प्रकाश, और उधर उसकी गति बढ़ा दिया और प्रकाश भी घटा दिया तो मर जाएगा। तो 0 टोन 9 सीडेट, दिस इज द कंसेप्ट। इसमें आयुर्वेदिक वहां अलग है, वहां हॉटनेस और वो पॉइंट है, तो वहां अलग है। मतलब सबका दर्शन अपना, धीरे धीरे दर्शन समझ जाए तो धीरे धीरे सब प्रोटोकॉल बनते जाएंगे। चाइनीज में और सरल है, अभी आप जब पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा ना। पहला डिस्टल पॉइंट, नंबर 1 डिस्टल पॉइंट, अच्छा, नंबर 1 मेरिडियन पॉइंट। पहला जिस मेरिडियन का जहां पर है वहां पर ट्रीटमेंट कर दीजिए, मेथी लगा दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपने देखा कि आपके जीबी 25 पे मान लीजिए प्रभावित है, एग्जाम्पल वो राइट देखो, जीबी 25 से मेथी लगा दीजिए तो आप उसको ठीक हो जाएगा। फिर आप जब मान लीजिए आपने देखा पहला वो, फिर दूसरा डिस्टल पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ ये जो इन और यांग के आपके पीठ में बने हुए हैं यूरिनरी ब्लैडर वाले, ये सब कौन से हैं, ये है अलार्म पॉइंट। अलार्म पॉइंट का अर्थ क्या है, ये अंदर की बीमारी को बाहर प्रकट करते हैं। आपको अलार्म लगाते हैं ना, आपकी घंटी टन 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 बज जाते तो क्या होता है, आप जग जाते हैं। आप जगा रहे हैं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है और बाहर हम प्रकट हो रहे हैं, तो बीमारी का प्राकट्य हो रहा है। तो बीमारी का प्राकट्य हो रहा है तो उन पॉइंट्स को करिए। अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो, अगर एनर्जी बढ़ानी है तो अब यांग को टोन करेंगे,
और अगर आपको इन बढ़ाना है तो इन को टोन करेंगे, यही तो है कंसेप्ट। हम्म जो बढ़ा है उसको घटाना है, तो यही तो कंसेप्ट है। ये हो गया। फिर आप ल्यूओ कनेक्टिव पॉइंट, आप पैसेज पॉइंट उनको बोलते हैं। जी। हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है अपने युग्म से, पेयर ऑर्गन से। तो जी अगर जी हार्ट की एनर्जी बढ़ानी है तो एसआई की एनर्जी घटानी है। जी आगे आप पढ़ोगे पैसेज पॉइंट में कि अगर आप किसी की एनर्जी घटानी बढ़ानी है तो उसी पैसेज पॉइंट पर आप एक्ट कर लीजिए तो एनर्जी ट्रांसफर होकर चली जाएगी। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो कितने मिले? फिर उस हार्ट की एनर्जी बढ़ानी है तो कंट्रोलर को कमजोर कर दीजिए। अभी पढ़े थे ना हम लोग कि कंट्रोलर को कमजोर कर दीजिए। फिर हार्ट की एनर्जी बढ़ानी है, उसके मदर पॉइंट को टोन कर दीजिए तो मदर तुरंत हो जाएगा। नहीं तो 4 पॉइंट आएगा ना, मदर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गए, डिजिटल पॉइंट आ गए, और उसका ओरिजिनल। 4 पॉइंट पर आप एक ट्रीटमेंट तो आप कर ही सकते हो। ये नहीं है कि जो किताब में लिखा वही, ये ट्रीटमेंट तो आप कर ही सकते हो। नहीं तो एक बार एक हफ्ते क्लास केवल इन पे हो जाए कि मतलब नहीं, बाकी तो पढ़ाई होती रहेगी। मतलब मेन चीज यही है कि हम लोग यही मात खाते हैं। वहां अग्रवाल साहब ने 1 मिनट में बोल दिया, हम लोग समझ ही नहीं पाए, नोट भी नहीं कर पाते जब तक, तो वो बोल जाते हैं ये पॉइंट वो पॉइंट। तो हम चाह रहे हैं कि सर अब जो हम लोग क्लास चल रहे हैं इसमें केवल 1 हफ्ते आपका ये हो जाए और ये हम लोगों से बनवाइए पॉइंट, ये ताकि आपने ध्यान नहीं दिया कि 1994 से वो लगे हुए हैं। वो सही है सर, मतलब बेसिक चीज है। 94 से लगे हुए हैं। कोई हाँ। प्रोफेसर 25 साल से कम नहीं है। तो नहीं नहीं आप वो सही है। उनकी नॉलेज को ये मत सोचिए कि भाई हम अचानक, कोई नहीं हो सकता। ये बात समझ लीजिए। हम नहीं लोगों को 2 क्योंकि साल 2.5 साल हुआ है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जितनी सिस्टमेटिक पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं हाँ उतनी वो नहीं किसी करे। ने नहीं की है। क्योंकि अब हम मानव लोग शरीर उसमें विज्ञान बहुत लोगों ने पढ़ाई नहीं है, वो अब पढ़ रहे हैं भले। वही हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, कुछ समझ में नहीं आया। अब फिर फरवरी में शायद फिर ट्रेनिंग है, तो वहां तो जनरल ऐसा पढ़ाते हैं बिल्कुल, आप बैठे और सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे, वो चीज नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं सर आपके ग्रुप में जो भी इच्छुक हो केवल आप बताइए और हम लोगों से भी कहिए अच्छा बनाओ इस पॉइंट, तो अपने आप सीखेगा आदमी, ऐसे थोड़ी सीख जाएगा। क्योंकि बेसिक चीज है, बाकी पॉइंट अगर बन जाएंगे तो फिर तो हम ऐसा है, चार्ट से निकाल लेंगे कि भाई कहाँ ऐसा लगाना है। ऐसा धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल आपका हुआ है, चौथा हाँ साल हाँ चल रहा है। हमारा 4 साल हो रहा है, हमारा भी चौथा साल, 4.5 साल चल रहा है। ये बहुत अधिक नहीं है। चिकित्सा के केस में ये 3-4 साल बहुत नहीं। और फिर हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लगातार अपने घर से निकाल हाँ, करके वो पढ़ रहे हैं, नहीं, वो ऐसा तो भी खैर नहीं। नहीं होता है। सारा काम करते जा रहे हैं तब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। Yes. अभी नहीं हम वो लोग सही वही है। पढ़े नहीं होते जैसे हैं। अभी जहाँ गए थे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमारे बेटा छोटा है, इसको सर्दी और ये हो गई है, पॉइंट कोई लगा दिए कलर। अब हमें तो अब किताब पढ़ी तो आप उनको व्हाट्सअप करेंगे ये कलर लगाइए, तो ऐसा हो जाए कि तब कुछ बीमारियां तो जैसे समझ गए कि अच्छा कि भैया ब्लड प्रेशर है ये लगा लो कलर, सर याद हो गई करस्पॉन्डेंस में लगवा दिया करिए ना, है। करस्पॉन्डेंस में तो पहले लगवा ही दिया करिए। नहीं कलर कौन सा लगाना क्या है, तो क्योंकि वो खुद न्यूरोलॉजिस्ट थी तो हमने कहा भाई अच्छा ठीक है हम बताएंगे, और आप क्या हो गया था उनके बच्चे को? सर्दी जुकाम है, होगा 6-7 साल का। तो कहने हाँ, हमें जब परिचय दिया तो कहने सर एक्यूप्रेशर हम भी चाहते पढ़ना, और इसमें हमने कहा ये छोटे बच्चे हैं इनको हम सीड या मतलब वो नहीं लगा सकते, मेथी तो लगा सकते हैं, मेथी तो लगा सकते हैं, नहीं अरे मेथी लगा देंगे। 6-7 साल का तो हमने कलर लगा देंगे, तो हमने कहा अभी नहीं, आपको हाँ कलर कलर भी 3-4 घंटे, मेथी भी 4-5 घंटे लगाइए, खत्म कर दीजिए, 4-5 घंटे हटा दीजिए। देखिए हमेशा पहला पहला सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम हुआ है, तो अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो पहले जैसे नाक पर आपने कहा ना कि हाँ नाक, आपने नाक का, तो क्या नाक में कोई इन्फेक्शन है? ब्लैक कलर का। तो नाक से इन्फेक्शन हुआ, फिर नाक से इन्फेक्शन जाएगा लंग्स में, बहुत बाद में जाता है, हाँ गले तक रहता है। तो पहला चीज नाक है। अगर नाक में हुआ तो आपने क्या हुआ, आप लंग्स में तो ट्रीटमेंट करोगे ही, तो जो लंग्स आपने बनाया हुआ वहां पर लंग्स में ट्रीटमेंट कर दीजिए। और थ्योरी नंबर 2, व्हेन यू ट्रीट लंग्स, ट्रीट हार्ट टू। हार्ट या पेरिकार्डियम पे ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो अगर अब पेरिकार्डियम आप पढ़ोगे इस साल, अभी पढ़ोगे, पेरिकार्डियम की अलग से एनर्जी है जो इसमें है, तो पेरिकार्डियम इसमें है,
हार्ट इसमें है, पेरिकार्डियम इसमें है, इसमें हाँ। इसमें हार्ट इसमें है और पेरिकार्डियम मिडिल में है, दोनों में मिडिल लगा में। दीजिए, दोनों तरफ, दोनों में दोनों तरफ लगा दीजिए, इधर भी वही, इधर भी पेरिकार्डियम होगी, ये वही जी, दोनों जी। पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम ट्रिपल हो गई, हार्ट हुआ और लंग्स आपके हो गया, 3 चीजें तो हो गई, आपने कंट्रोल तो काफी कर लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाई अगर यही कारण है तो ठीक तो हो ही जाएगा। और इन्फेक्शन, देखिए इन्फेक्शन के लिए हमेशा कुछ भी ना समझ में आवे तो आपके पास अब पड़े हुए जीरो, जीरो टोन माने 98। जीरो माने शरीर, हाँ। इसमें आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इसमें आप ब्लैक कलर मेथी कुछ लगा दीजिए, जीरो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शरीर में कुछ भी हुआ है, जीरो, पहला सिद्धांत, मतलब ये सब सिद्धांत है, उनको उसी तरह अप्लाई करना है। नहीं तो जीरो में कहाँ पे, मतलब मेथी पूरे में लगाना है? अरे मेथी तो अरे ज्वाइंट है ना, तो हम तो हाँ। ज्वाइंट किए हुए हैं, तो ज्वाइंट दोनों हमेशा जॉइंट लगा जाए। जब कभी एनर्जी आएगी तो हमेशा कहाँ आएगी, वात पर आएगी, वात पर आएगी। तो बात पे हमने लगा दिया, मेथी पट्टी बांध दी। मेथी या कलर ब्लैक, वो ब्लैक कलर जो भी अच्छा। लगाना हो, ठीक ठीक। आप समझ ना, हमेशा एनर्जी आएगी तो एक्यूट एनर्जी, एक्यूट आती है, जी पहले जी। एक्यूट आती है, बाद में फिर वो शरीर में प्रवेश करती है, बाद में क्रॉनिक बनती है। क्रॉनिक तो बनती पहले एक्यूट, एक्यूट माने बात विंड, वहां के लिए विंड, यहाँ के लिए वात, दाद। और कुछ समझ में ना आवे, शरीर वात। चलिए बहुत बहुत थैंक यू मतलब मैडम, दोनों थंब पे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये यही है, इसलिए इस डिस्कशन होने में थोड़ा सा रहता है भाई, नहीं दिक्कत नहीं बिल्कुल, है। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जुड़े नहीं, लोग लोग। धन्यवाद। सबको ठीक नमस्कार। सर, थैंक यू सर।